कहीं आप लोग तो नहीं करवा रहे ऑडियो लीक? चोरों को पड़ गए मोर। पानी कैसे निकले? अब इसको जरा टेक्निकल बात है, देखना पड़ेगा। कोई इक्विपमेंट नहीं है या कोई इसे सिंध सरकार का फेलियर कहें। 200 से 250 लोगों के लिए खाना बनाकर भेजती। मैं कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, उन्होंने मुझे कोचिंग दी। कोचिंग के कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। गंडासा वाली फीलिंग आएगी इसमें। मोबाइल छीनना एक बहुत मामूल सी बात बन गई। रिपोर्ट भी नहीं करा। लेकिन आओ भाई, आपके लिए रखा हुआ है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इसी उम्मीद के साथ आज सुबह की स्टार्ट करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे अपने अपने घरों में। अल्लाह पाक आपको आप सबको अपने हिफ्ज़-अमान में रखे। और तला कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आज कोइंसिडेंटली हम दोनों ब्लैक There is no such thing as coincidence in this world ना, सब अल्लाह के काम होते हैं। हाँ ये तो बेशक है, लेकिन बाज़ दफ़ा कहते हैं ना कि कोइंसिडेंटली कुछ हो गया। खैर हम सुबह का आगाज़ हमेशा कुछ अच्छी बातों के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अगर हमारी एक छोटी सी कही हुई बात भी आपके दिल पे लग जाए और उससे आपकी ज़िंदगी पे कोई असर हो और आप में कुछ अच्छा चेंज आ जाए, तो उसका अज्र सवाब थोड़ा हम भी कमा लें। तलहा बिस्मिल्लाह, कोट ऑफ द डे। तो अगर मैं किरदार की बात करूँ तो कहते हैं ना, एक कहावत है, बहुत ही मशहूर कहावत है कि बात तो किरदार की होती है जनाब, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। यानी कि इंसान को इंसान का किरदार ही बनाता है, हमेशा उसका किरदार उसको जाहिर करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है, चाहे वो उसके आमाल हो, चाहे वो उसका अखलाक हो, या ज़बानी कलामी दावों या बयानात पे नहीं होता। वैसे तलहा ये बात तो हकीकत है कि इन दोनों बहुत से कुछ गलत चीज़ें भी हमारे सामने आ रही है। एक बहुत गलत ट्रेंड अगर मैं कहूँ चल रहा है, गलत है या सही है ये अपनी अपनी सोच है, लेकिन जो सिचुएशन चल रही है आजकल, जिस तरह से ऑडियो लीक्स स्पेशली हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि वो गलत है कि सही है? आई थिंक यकीनन टेक्नोलॉजी का ज़माना है और लोग टेक्नोलॉजी को हर तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपनी सहूलत के लिए। तो हैकर्स इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तानी हैकर्स बाय द वे दुनिया भर में इंतहाई मकबूल और मशहूर हैं। मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कि वो फैसलाबाद में कुछ निकले थे और फिर वो इंटरनेशनली चले गए थे। उनकी डिमांड इतनी हो रही है, मुकाबले हो रहे हैं पाकिस्तान में कि कौन है सबसे अच्छा हैकर, आइए इनाम जीतिए इतने पैसों का। तो यकीनन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पर्दा हटाया जा रहा है हकीकत से। किरदार कशी, जो हम किरदार की बात कर रहे थे, लोगों की किरदार कशी भी हो रही है। किरदार गंदे होंगे तो वो गंदे ही सामने आएंगे, अच्छे होंगे तो अच्छे सामने आएंगे। क्लियरली पता चल रहा है, साफ जाहिर होता है कि आप आवाम के सामने अपने आप को कैसे पेश करते हैं और पीछे आप कैसे हैं। आप भी आवाम की मुश्किलात को बढ़ा रहे हैं, लेकिन सामने आके आप आंसू बहाते हैं कि जी हम आवाम के हक में हैं, हम आवाम के दुख दर्द में साथ खड़े हुए हैं। ये एक किरदार वाज़े हो गया है यकीनन। इस बात से। तो हमारा जो कोड था आज का वो भी इसी से रिलेटेड ही था एक तरीके से। लेकिन अगर हम कुछ टॉप ट्रेंड्स की बात करें तो आजकल आपने देखा सबसे टॉप ट्रेंड पे क्या है आजकल? इसाक डार सुनाए चल रहे हैं टॉप पे आजकल उनकी गिरफ्तारी की डिमांड चल रही है टॉप ट्रेंड पे। अगर हम देखें टॉप ट्रेंड में सबसे पहले नंबर पे है कि इश्तिहारी इसाक डार को गिरफ्तार किया जाए, और उसके बाद सेकंड नंबर पे है #हैकर्स बहुत ट्रेंड कर रहा है। फिर उसके बाद है ऑडियो लीक्स बहुत ट्रेंड कर रहा है। और मैं कुछ देख रही हूँ, मैं पंडी पारी, ये क्या कहूँ कि #मरियम डाइन शरीफ, ये भी एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। देखिए तस्वीर बरदा इसाक डार साहब किस तरह वजीर आजम के जहाज में बैठकर पाकिस्तान आए। एक मफरूर मुलजिम जिसको इदारे गिरफ्तार करना चाहते थे, जिसके ऊपर केसेस चल रहे थे, जिसके असासे बेचे जा रहे थे हुकूमत की जानिब से, और वापस आके फ़ौरन से सेनेटर बन जाते हैं, सेनेटर से फ़ौरन से वजीर ख़जाना बन जाते हैं। वजीर ख़जाना बन के हमेशा की तरह जो उनका हमेशा रहा है वतीरा, नंबर फजिंग और साथ साथ डेफिसिट को सरप्लस दिखाना, सरप्लस को डेफिसिट दिखाना, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि डॉलर भी पिछले 2 दिनों में तकरीबन एकदम से नीचे आया। इसाक डार की आवाज सुन के ही मेरे ख्याल से वो तरीका यही होता है कि मार्केट में डॉलर इंजेक्ट किया जाता है बहुत सारा, जो इन्होंने घरों में छुपाया हुआ होता है, तिजोरियों में रखा हुआ होता है। वो मार्केट में जब जाता है तो फौरन से डॉलर की वैल्यू नीचे आती है। अल्लाह करे कि डॉलर छुपाना बंद कर दें हम। अल्लाह करे कि हम थोड़े सुधर जाएं, या हमारे जो बड़े हुक्मरान हैं वो थोड़े सुधर जाएं। किस तरह से कि वो गए ही प्राइम मिनिस्टर की प्लेन में बैठ के थे, वैसे ही वापस आ गए, और आते ही वो मेंशन करेंगे देखिए मेरे आते ही डॉलर के रेट्स नीचे आ गए। लेकिन ये टेम्परेरी, जैसे हुकूमत आई थी तो हुकूमत के आते ही, जैसे अभी कैस के आते ही जैसे डॉलर नीचे आया था, फिर साफ नजर आया कि ये सिर्फ एक फेक तरीका इस्तेमाल किया गया था। लेकिन आगे भी हमें अब यही नजर आएगा कि दोबारा डॉलर ऊपर ही आएगा, और अभी फिलहाल फेक तौर पर डॉलर को नीचे लाया गया। जैसे ने कहा कि डॉलर इंजेक्ट किया जाता है मार्केट में, नंबर फजिंग की जाती है। खैर आगे शो में बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर।
लॉन्ग मार्च आखिरी होगा, इसके बाद इलेक्शन ही होंगे। खान साहब पूरी तैयारी से इस्लामाबाद आ रहे हैं। कौम बड़ी तब्दीली के लिए भी तैयार। कराची में बढ़ता क्राइम, यूट्यूबर भी महफूज नहीं। जब किसी का सब कुछ जाता है तो क्या एहसासात होते हैं, बात होगी आज के प्रोग्राम में। सैलाब चला गया, पानी नहीं जा रहा। सिंध हुकूमत के लिए मुतासरा इलाकों से निकासी अब चैलेंज बन गया। पानी के रास्तों में लैंड माफिया भी हायल। हौसला ऐसा कि चट्टान भी झुका दे। इस्लामिक गेम्स में मुल्क का नाम रोशन करने वाले स्पेशल जोड़े से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तला पॉलिटिकली डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है आज दिन। स्पेशली मैं कहूँगी कि मुझे भी और मेरे ख्याल से आई एम श्योर हमारे व्यूवर्स को भी, तला और श्योर आपको भी, कि ये 9 बजे वाली, 10 बजे वाली, 11 बजे वाली न्यूज़ का इंतजार होता होगा कि ओके फाइन, सोशल मीडिया भी देख रहे हैं, न्यूज़ भी देख रहे हैं कि अब कोई ऑडियो लीक हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि ये आजकल बहुत ज़्यादा इन है। हर 10 बजे की न्यूज़ में आपको लगता है कि कोई ना कोई ऑडियो लीक हुई है। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे स्पेशली इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस से ऑडियो लीक होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुअम्मा है, एक बहुत बड़ा सवाल है सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से भी, और ये भी कि आगे क्या सामने आने वाला है। अबाउट पॉलिटिक्स में यहाँ पे बताऊँ अपने लोगों को, यकीनन पाकिस्तानी को जानना जरूरी है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी काफ़ी अलील हैं और कराची के एक अस्पताल में उन्हें एडमिट कर लिया गया है, जहाँ कल रात से उनके टेस्ट किए जा रहे हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। और आज उनके जो दूसरे प्लेटलेट्स वगैरह के टेस्ट थे, डेंगू वगैरह के टेस्ट थे, वो भी किए जाएंगे। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह उन्हें सेहत अता करे और जल्द सेहत याब करे। और अब आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं आपकी कुछ सियासी सियासत में इस वक्त फिलहाल बहुत ज़्यादा हलचल की सूरत हाल है और जो कम होने का नाम नहीं ले रही है। कभी लॉन्ग मार्च की खबरें आ रही हैं, कभी इन हाउस तब्दीलियाँ की जा रही हैं, जल्द से जुलूस, तो कभी इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम की सियासत कंटिन्यू जारी है, ये हम सब देख रहे हैं। और अब सोने पे सुहागा ऑडियो लीक, जैसे कि मैंने जिक्र किया कि उसका मामला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सामने आ रहा है, बार बार ऑडियो लीक सामने आ रही हैं और हैकर की जानिब से ये बात क्लियर कह दी गई है कि जी मुझे पैसे नहीं चाहिए, पैसों के लिए मैं ऑडियो लीक्स नहीं कर रहा। फ्राइडे को ऑडियो तमाम मजीद ऑडियो लीक कर दी जाएंगी और उसमें कुछ नए अंदेशे भी सामने आ रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने कमेटी भी बुला ली है और उन्होंने कहा है कि जी ऐसा क्या हो रहा है। लेकिन एक बात मैं मेंशन करना चाहूंगी तला कि उन्होंने आवाम से क्या अपील करने के लिए कहा है कि झोली फैला फैला के दुआ मांगे। जब नाअहली इस कदर उरूज पे हो और जब इक़्तिदार में बैठे ठंडे ऐवानों में बैठे सियासतदानों को नहीं मालूम हो कि अब क्या करना है, वो सिर्फ अपने मफादात को सामने रखते हों, कौमी मुल्की मफादात को साइड पर फेंकते हों, तो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं और वाज़ेह हो जाता है कि फिर इनमें काबिलियत नहीं है, इनमें अहलियत नहीं है और ये यकीनन किसी डील के तहत ताकत में आए हैं, जिस डील का जिक्र इमरान खान साहब भी कर रहे थे कल कि ये जो डीलें हो रही हैं, जैसे मफरूर मुल्ज़िमान को 1 सेकंड में माफ़ कर दिया जाता है, 1 सेकंड में सेनेटर वापस बना दिया जाता है, 1 सेकंड में मिनिस्टर बना दिया जाता है और इक़्तिदार दे दिया जाता है। तो ये कैसा इंसाफ है, ये कैसा निज़ाम है, ये कैसा रियासत है, ये कैसी जुडिशरी है, ये कैसे हमारे मुल्क के इदारे और लोग हैं जो खामोश तमाशाई बने बैठे हुए हैं और मुल्क तबाह किया जा रहा है और फिर दुआओं पे ही उम्मीद होगी, सिर्फ और कुछ किया नहीं जाएगा। झोली उठा उठा के दुआएं करें क्योंकि हमारे हुक्मरान तो कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ डील्स के तहत सब कुछ करते रहेंगे और आवाम से कहा जाएगा कि जी दुआ करें, आपकी दुआएं रंग लाएंगी। खैर दुआ में बेशक बरकत है, दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए अच्छा करे। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा हमारे साथ हैं, उनको वेलकम कहते हैं अपने शो में, उनसे सवालात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आलिया हमजा, वेलकम टू दुनिया बोल है एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। आलिया आपसे सवाल सबसे पहले करना चाहूँगी कि आपको भी पता है कि ऑडियो लीक्स हो रही हैं आए दिन, सबसे ज़्यादा ये ट्रेंड चल रहा है आजकल, सबको इंतजार है कि अब कौन सी नई ऑडियो लीक होने वाली है और हैकर की तरफ से ये कह दिया गया है कि जुम्मे को मजीद ऑडियो की पूरी एक सीरीज़ जो उन्होंने रिकॉर्ड की है वो पूरी एक साथ लीक कर देंगे। तो सबसे पहला सवाल ये है, आपकी नज़र में क्या ये सही है? क्योंकि हैकर का कहना है कि वो मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने के लिए ऑडियो लीक कर रहे हैं और इस पर सिक्योरिटी पे जो सवालात उठ रहे हैं उस बारे में आप क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और आप लोगों को भी गुड मॉर्निंग। मैं सिर्फ जो आप लोग जिस पर बात कर रहे थे, मैं 2 मिनट अगर मुझे दे दें ये तजर्बाकारी पर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। अभी ये जो आपने ऑडियो सुनाई है और ये सारी आप जो डिस्कशन कर रहे थे, तो मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि इस तोहफे को, इस जोकर को तजर्बाकार समझने वालों को ना, इस अवाम को 22 तोपों की सलामी देनी चाहिए, वो भी सामने खड़े करके उनको, क्योंकि मसला इनके साथ ये नहीं था, इनका तजर्बाकारी का चूरन बेचा गया था। जिन्होंने आती तजर्बाकारी में ये कहा कि जी मैं कपड़े बेचकर जो है आटा सस्ता कर दूंगा, पता ये चला कि अवाम के कपड़े बेचने आए थे। फिर इन्होंने कहा जी चाय की प्यालियां कम कर दें, 1 रोटी 4 भाई खाएंगे, चीनी कम कर दें।
तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी, रहम करें इस मुल्क के ऊपर। फिर उसके बाद जो दूसरे एक तजर्बाकार मुंशी को ये उठाकर लाएं, दौराने ऑपरेशन ना अगर किसी का कोई बंदा किसी डॉक्टर से मर जाए ना, खुदा ना खास्ता, तो दोबारा उस डॉक्टर से हम इलाज नहीं कराते। यहाँ पर मईशत को तबाह करने वालों को मईशत का मसीहा लाकर ये लोग पेश कर रहे हैं। तो सिर्फ ये जो है, हमें तो इस वक्त ये लग रहा है कि 12 बजे खुलने वाली अदालतें कहाँ हैं। 10 बजे जो अदालत लगती थी रात के किसी एक वजह से, वो भी अब नहीं खुल रही है। तो अदालती निजाम पर भी सवाल उठ रहा है, और ये लोग जो आकर मुल्क के आला अदलिया का मजाक उड़ा रहे हैं। और इसके बाद हमें कोई शक नहीं है कि 130 नंबर पे 139 में से हमारी अदलिया क्यों है। अब आप आ जाए ऑडियो लीक के ऊपर। देखिए, मैं इसको इस तरह से लेती हूँ, और जाहिर है PTI भी इसको इसी तरह से लेती है कि एक साइबर हमला है पाकिस्तान के ऊपर। ये इस तरह से नहीं है कि वजीर आजम कोई भी हो, ये वजीर आजम हाउस की सिक्योरिटी ब्रीच होना। लेकिन उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो वहां पर बैठे हुए लोग हैं, उनका जो आलम है, मतलब क्या मैं कहूँ, उनकी संजीदगी का आलम आपके सामने है कि कल वो जिस तरह की बातें कर रहे थे, उनका मसला सिर्फ इमरान खान है। वो इमरान खान से शुरू होते हैं, इमरान खान पे खत्म होते हैं। उनको ये आइडिया नहीं हो रहा, उनके इंटीरियर मिनिस्टर जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो एक टॉक शो में आकर कहते थे हमारी तो गुड गवर्नेंस और शफाफियत का ये सबूत है। हालांकि उनको ये नहीं लग रहा कि ये सबूत है उनके डील्स करने का। ये सबूत है कि उन्होंने किस तरह से बूट के ऊपर ब्रश नहीं, चेरी ब्लॉसम नहीं वो कर रहे, उन्होंने अपनी जबानें रखी हुई हैं बूट के ऊपर, जो मुशर्रफ वाली ऑडियो में आया है। ये सबूत है इस चीज का कि इनके अपने जो पार्टी मेंबरान हैं, सिर्फ एक होना चाहिए शरीफ खून, बाकी पार्टी मेंबरान से उनकी कोई औकात, कोई हैसियत नहीं। ऑडियो लीक से ये भी जाहिर हो गया कि इसहाक डार को भी डील के थ्रू लाया गया है। ऑडियो लीक में ये भी कहा गया है कि हेल्थ कार्ड बंद करने के लिए भी कहा जा रहा है। उस पे क्या कहेंगी आलिया जी? जी बिल्कुल, आपने जबरदस्त बातें की हैं। देखिए, मैं उसी तरफ आ रही थी कि डार साहब को लाने के लिए भी डील हुई है। मतलब चोरों लुटेरों, कोई इश्तिहारी, कोई रह तो नहीं गया। अल्ताफ हुसैन को भी पकड़ के ले आते, उसको भी लगे हाथों के वजीर दिफा बना देते ये लोग, और लाते भी वजीर आजम के जहाज के अंदर। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जिस तरह के सवालात उठ रहे हैं। फिर आपने ये जो बात की है, देखें गरीब खुद ये इलाज इनको होती है ना, इनको छींक भी आती है तो ये लंदन भाग जाते हैं इनको। और गरीब के आप 10 लाख का सिर्फ इसलिए कि खान साहब ने उस चीज को शुरू किया है, तो आप वो फैसिलिटी भी आवाम से लेना चाहते हैं। तो ये इनका एक माइंड सेट शो कर रहा है। ये इक़्तिदार में आते हैं अपनी चोरियां बचाने और मजीद चोरियां करने के लिए। ये इक़्तिदार में आते हैं बादशाहत कायम करने के लिए, शरीफ खानदान को लाने के लिए। ये इन्होंने हर इदारे को अपनी बंदी बनाकर रखा हुआ है। लेकिन सवाल तो अब उठता है उन इदारों से जिनके नजदीक करप्शन कोई चीज नहीं है, उन इदारों से जो इनको लाने वाले हैं, उन इदारों से जो इनको इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत करने वाले हैं। यकीन माने अवाम शायद इनको माफ कर देगी, लेकिन इसके बाद उन लोगों को माफ नहीं करेगी जिन्होंने। मैं एक सवाल पूछ लूं अगर आप इजाजत दें। जज़ाकल्लाह। आलिया साहब, ये बताइए, तुम्हारे प्रोड्यूसर साहब ने ना आपकी बड़ी मुस्कुराती हुई तस्वीर स्क्रीन पे लगा दी है, तो लग ये रहा है कि आप इस वक्त काफ़ी खुश हैं, और हालात भी कुछ ऐसे हैं कि देखा जाए तो PTI इज द बेनिफिशियरी ऑफ दिस ऑडियो लीक्स। बड़ा फ़ायदा हो रहा है इस वक्त PTI को इन ऑडियो लीक से, तो कहीं आप लोग तो नहीं करवा रहे ऑडियो लीक्स? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगी, फ़ायदा या नुकसान क्या होता है असल में ना, ये क्या अवाम इनको पहचानती नहीं थी? अवाम को इनके मकरू चेहरों का पता नहीं था। अवाम को ये पता नहीं था कि वो वजीर आजम जिसके हल्फ में ये बात शामिल होती है कि वो अपनी जाती मफाद को अपने सरकारी काम के फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने देगा। आपने क्या देखा है? क्या ये इनका हल्फ के खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या इश्तिहारी मुजरिमों से जाकर वहां पर बैठकें करना और मेरे मुल्क के फैसले मफरूरों के डेरे पर होना, ये मैं किस चीज पर मुस्कुरा सकती हूँ? मैं यही कह सकती हूँ कि हम तो तकलीफ में हैं। बेनिफिशरी कोई भी हो, जो तकलीफ है वो पाकिस्तानी अवाम की, और PTI पाकिस्तानी अवाम के साथ करिए। जहाँ तक आपने ये बात की ऑडियो लीक्स की और हम कराने की, तो मैं सिर्फ इतना बता दूं कि डार्क वेब के ऊपर आप ये देखें, ना अहली है ना इस हुकूमत की। अगस्त से ये वीडियोस उस बंदे ने बताया हुआ है कि मेरे पास हैं और मैं शेयर कर रहा हूँ। 3 सितंबर से ये ट्विटर के ऊपर मौजूद है, लेकिन दिस इज अननोटिस्ड।
बात ये नहीं हो रही है, हम जो सवाल उठा रहे हैं हम ये उठा रहे हैं कि नाअहल तो थे ही, लेकिन इससे महा नाअहली कि जो अपनी सिक्योरिटी को नहीं संभाल सकते वो मुल्क की सरहदों की हिफाजत क्या कराएंगे और पाकिस्तानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को कैसे यकीनी बनाएंगे। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि PTI इस सियासत से बहुत ऊपर है। PTI इनकी तरह ऑडियो और वीडियो लीक का कारोबार नहीं करती। आपको भी पता है कि ऑडियो और वीडियो का कारोबार कौन करता है और किसकी तरफ से, जज अरशद मलिक की वीडियोस हों, ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उनकी फेक वीडियोस हों, फेक एफिडेविट्स हों, या जो भी हो, या आप ये देख लें कि हमसे आप ये एक्सपेक्ट करेंगे, हम तो इनके विक्टिम हैं। यानी आप ये देखें, कभी खांसी वाली जरदारी साहब की एक वीडियो आ जाती है, कभी मलिक रियाज की ये झूठी वीडियोस आते हैं, कभी खातून अव्वल की डिफरेंट पार्ट्स को जोड़कर ये एक ऐसी ऑडियो और वीडियो अवाम के सामने लेकर आते हैं। बेसिकली जिन्होंने, वो कहते हैं ना, चोरों को पड़ गए मोर, जो सियासत ये करते थे ना, अब इनके साथ वही हो रही है। दूसरों के लिए जो ये कुआं खोदते थे आज उसमें ये लोग गिरने लगे, और इनकी जो भी हो रहा है इनकी असलियतें डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में अवाम के सामने आ रही है। आलिया जी, ऑडियो लीक में ये भी सामने आया था कि मरियम नवाज साहिबा अपने दामाद के लिए जो है वो एक प्लांट मंगवाने की कोशिश कर रही हैं भारत से, जबकि भारत से ट्रेडिंग बंद है। दूसरी बात, एक ग्रिड स्टेशन भी लगाने के लिए कहा जा रहा है। दूसरी बात फिर ये भी सामने आ रहा है कि हमें ये भी सुनने में आया है कि इसहाक डार साहब एक डील के तहत आए हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि इसी वजह से इसहाक डार साहब को लाया गया है क्योंकि ये काम सिर्फ इसहाक डार साहब कर सकते थे मरियम नवाज के दामाद के लिए, या फिर कोई और बेनिफिशरी है? और अगर वो बेनिफिशरी कौन हो सकता है, आपको क्या लगता है किसको फ़ायदा पहुंचेगा जो ये डील हुई है इसहाक डार साहब को लाने की यहाँ पे? बेसिकली तो मैं आपको बता दूं, सारी बातें आपने खुद ही कर दी हैं। असल में मसला इस वक्त ये है कि कोई शरीफ इंसान पाकिस्तान में महफूज नहीं है और कोई बदमाश चोर लुटेरा ऐसा रह नहीं गया जो इक़्तिदार में। और दूसरी बात आप ये देखें कि कल वजीर आजम साहब ने बात क्या की है। मैं तो उनको खैर वजीर आजम कहना, वजीर आजम के ओहदे की तौहीन समझती हूँ। क्राइम मिनिस्टर इज द बेटर वर्ड फॉर हिम। उन्होंने कहा मरियम नवाज ने ना मुझसे कोई सिफारिश किया ना कोई फेवर मांगी है। जी बिल्कुल, मैं तो मानती हूँ उन्होंने तो डायरेक्ट आपको हुक्म सादिर किया है, जिस तरह वो मिफ्ता दरबारी को अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर से हुक्म जारी कर दी। अब आ जाए जो आपने ये बात की है, देखें माइंड सेट चेक करें। बेसिकली इन लोगों का जो माइंड सेट है, इनका माइंड सेट ये है कि दामादे आला को मैंने फैसिलिटेट करना है। एक ब्यूरोक्रेट जो उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो उनको ये बता रहे कि ये नहीं हो सकता, और उस पर भी डर उनको ये है कि जी रियासत का, अवाम का, मीडिया का, PTI को उन पे प्रेशर आएगा कि जी वो कश्मीरियों के खून का सौदा करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कश्मीरियों के खून का सौदा हो रहा है। आलिया हमजा साहब PTI की सीनियर रहनुमा मौजूद थी, और उस ऑडियो लीक में ऑप्टिक्स का भी जिक्र था। वो ऑप्टिक्स का मतलब वो नज़ारे होते हैं, वो जो इमेज होता है जो उस सियासी जमात को और उस मुल्क का क्रिएट किया जा रहा होता है दुनिया में और मुल्क के अंदर, जो इस वक्त डैमेज हो चुका है। खैर आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिक्स एक और वजह से भी डैमेज हुए हैं, वो है सैलाब। सैलाब की सूरत हाल के बाद इस वक्त रेस्क्यू का मिशन जारी है, रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन का। सैलाब मुतासरा इलाकों में जो बहुत सारे मसाइल हैं उनमें एक बड़ा मसला जो इस वक्त मौजूद है वो पानी की निकासी है। पानी जब तक निकलेगा नहीं वो लोग अपने घर वापस नहीं जा सकते, अपना कारोबार दोबारा नहीं कर सकते, अपनी जमींदारी और अपनी जो खेती बाड़ी थी उसको वापस से बहाल नहीं कर सकते। बहुत सारी जमीनें ऐसी हैं जहाँ पे अब कई सालों तक गंदुम नहीं हो सकती, जहाँ हमेशा गंदुम उगाई जाती थी। बहुत सारे बाग ऐसे हैं जो 100-100 साल के थे, खत्म हो गए, सफ़ाई हस्ती से मिट गए। लेकिन सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अरबाब गुलाम रहीम साहब। साबिक वजीर आला हैं सिंध के, और थर से आपका ताल्लुक है और काफ़ी कनेक्टेड हैं ग्राउंड से। रियलिटी इनसे पूछते हैं इस वक्त क्या है तबाही की। अरबाब रहीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये जो तबाही हम देख रहे हैं, लेकिन अब मुतासरा इलाकों की बहाली एक बहुत बड़ा चैलेंज है, रिहैबिलिटेशन बहुत बड़ा चैलेंज है। किस तरह उन्हें घर मिलेगा, पानी कैसे निकलेगा, कुछ बता सकते हैं आप हमें? देखें जी, एक तो जो RBOD बनना था मुशर्रफ साहब के ज़माने में काम शुरू हुआ था, मेरे ज़माने तक चलता रहा। उसको फिर पोलिटिसाइज किया एक मलिक असद साहब ने, वो कोटरी के पास से उसको गुजरने, एक तो अलाइनमेंट भी थोड़ी बहुत कोई गलत शायद हो गई होगी टेक्निकली। हमारे इंजीनियर्स भी तो माशाल्लाह है ना, सारी जो चीज़ें हैं उनकी ये आगे पीछे सर्वे और उसके वो लेते नहीं हैं, ऐसे तुक्के से चीज़ें बनाते हैं, फिर फेल होते, तजर्बाती बना देते हैं बस जो उनको समझ आई। तो उसमें एक जगह से सेवन के पास से दरिया के बीच में से गुजारा है, वो शायद मेरे ख्याल में गलत गुजारा है। वो एक जगह ये जो मंचर झील के बीच में, पहाड़ों के बीच में एक जगह पड़ी है, शायद यहाँ से इसको ज़रा टेक्निकल बात है, देखना पड़ेगा कि यहाँ से गुजर सकती है नहीं।
मगर वो जो RBOD नीचे गुजरी तो उसमें वो कोटरी के शहर के पास से गुजर रही थी। तो वहाँ पे मलक असद साहब ने पिली ली कि ये भाई किसी वक्त भी ओवरफ्लो करेगी, ये करेगी तो कोटरी को डुबो देगी, इनकी ज़मीनें शमीनें भी वहाँ हैं शायद, इसी वजह से उन्होंने उसको नहीं बनने दिया। और शुरू में तो हमारे दोस्त हैं मगर जलाल महमूद शाह साहब को भी कोई एतराज़ था, वो हल हुआ। और उस वक्त के कुछ ठेकेदार ऐसे मनमाने ठेकेदार थे, कोई एक हमारा MPA था तो उसका होना था वो तो हो गया, मंसूबे नहीं बन सके, लेकिन अभी हल क्या है, पानी कैसे निकलेगा? मेन प्रॉब्लम तो ये है पानी जो जमीन का कंटूर है हमारे मुल्क में, एक तो उसका फायदा ये है कि ये ढलान जो जमीन की है ये आपके मरी, इस्लामाबाद, पंजाब से लेके ना इस तरफ ढलान है, टूवर्ड्स कराची, टूवर्ड्स सिंध ढलान है। जो पानी नेचुरली समंदर की तरफ कंटूर जो है उधर निकलना चाहिए, निकलता है। और जो हमारे दरियाओं में पानी आता है वो भी जो है इसी वजह से आता है कि ढलान इस तरफ है और ये बर्फ वगैरह उस तरफ पड़ती है, तो उसी तरफ दरियाओं में पानी भी आता है और नहरी सिस्टम भी हमारा इसी पे बना हुआ है। तो अभी मेरा ख्याल है कि ये इस वक्त तो अब एक तो ये RBOD था वो नहीं बना, एक LBOD बना हुआ है, तो वो बना हुआ था सेम का पानी, जमीन का जो सेम का पानी होता है वाटर लॉगिंग का, वो निकालने के लिए। ये उसमें ये प्लानिंग ही नहीं की कि भाई स्टॉर्म वाटर जो है, जो बारिशों का पानी है वो कैसे निकलेगा। अब लोग उसमें बारिशों का पानी डालते हैं, नहरों का पानी आ जाता है उसके अंदर, जो ओवरफ्लो करती हैं नहरें बारिशों में, वो पानी आ जाता है, तो उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, उसको रीडिजाइन करना चाहिए। अच्छा ये बताइए अरबाब रहीम साहब ये बताइए, जो इमदाद में गबन की खबरें आ रही हैं, जो बताया जा रहा है कि इमदाद पहुंच नहीं रही मुतासरीन तक, माफियाज इस वक्त इन्वॉल्व हो चुके हैं, क्या रियलिटी है, बताएंगे इसके बारे में? ये बिल्कुल है, हमारे लोगों को बिल्कुल इमदाद नहीं दी जा रही है। बाकी जो ऐसे न्यूट्रल लोग हैं जो किसी के नहीं है उनको नहीं दी जा रही है, अपने लोगों को दी जा रही है। और बाकी कोई इसमें सरकारी अफसर वगैरह गोडाउन्स में पड़ी है, वो लीकेजेस तो होती ही है ना, जहाँ करप्शन खुली हो वहाँ तो लीकेजेस की तो होगी। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आला सिंध अरबाब गुलाम रहीम साहब मौजूद थे, थैंक यू सो मच। सैलाब पे हम मजीद गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ ब्रेक के बाद होंगी ओज फातिमा बलूचिस्तान सोशल वर्कर हैं और अयूब जतोई आर्किटेक्ट इंजीनियर हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। इस वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक, वापस आ गए हम ब्रेक से। और ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे सैलाब से हुई तबाहियों का, क्योंकि सैलाब का पानी अभी तक वहीं खड़ा है। मसला ये है कि अब लोगों को रेस्क्यू कैसे किया जाए। रेस्क्यू भी लोग हो गए, लेकिन सबसे बड़ा मसला है कैंपों में जो रिहाइश है ना अभी तला, वो सबसे बड़ा मसला है कि पानी खड़ा हुआ है, डेंगू मच्छर की वजह से मलेरिया जैसी बीमारियाँ हो रही हैं, डायरिया हो रहा है, हैज़ा हो रहा है, लोग बहुत तकलीफ में हैं। लेकिन वो अपने घरों तक कब मुंतकिल होंगे, कैसे होंगे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 3.5 करोड़ लोगों को 3 वक्त की रोटी खिलाने के लिए कितना राशन चाहिए, क्या ये इदारों को मालूम है? साथ साथ जो मच्छर आ गए हैं, उफ, डेंगू के अटैक्स जो शुरू हो चुके हैं, कराची के हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी में कोई कमरा लेना एक चैलेंज हो चुका है, तो अंदाजा कीजिए इंटीरियर सिंध में क्या हाल होगा। अल्लाह रहम फरमाए। इशू को हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अयूब जतोई साहब, आप आर्किटेक्ट भी हैं, इंजीनियर भी हैं, आपका ताल्लुक दादू के करीब से, और आपसे हम पूछना चाहेंगे, अयूब हमें बताएंगे कि किस तरीके से सिंध को डुबोया गया है प्लानिंग के साथ। और एक और केस भी है हमारे साथ इस वक्त, जी, बलूचिस्तान से सोशल वर्कर ओज फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। वो सोशल वर्कर हैं, बहुत ज़्यादा करीब हैं लोगों के, जहाँ पे सारे मसाइल हैं, जो लोग सामना करें इस मसाइल का, वो उनके पास खुद जा रही हैं, उनकी हेल्प आउट कर रही हैं। उनसे भी जानेंगे कि वो क्या देख रही हैं, उनको क्या लगता है कि कब तक इस मसाइल से ये लोग निकल सकेंगे। इनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। पहले हम अयूब साहब से पूछना चाहेंगे पहले कि सिंध को कैसे डुबोया गया है, किसके खातिर डुबोया गया है, व्हाट वाज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इतना नुकसान जो हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, अयूब साहब ये भी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। एक्चुअली जो सिंध और दादू की कंडीशन सिंध से डिफरेंट है, वो इसलिए है कि जो बरसातें ओवरऑल सिंध में हुई हैं, लेकिन दादू को जो बलूचिस्तान से पानी आया था, जो बुलान का पानी या गंदावा का पानी, उसने आगे हिट किया है दादू को। तो वहाँ एक तो रेन की वजह से अर्बन फ्लडिंग हो गई थी, ऊपर से जो बलूचिस्तान का पानी आया उसने आके हिट किया है।
कंडीशंस ये थी कि जो बंधे हुए थे, जिसको हम एफपी बंद, फ्लड प्रोटेक्शन बंद कहते हैं, जो कि कंबर शहदाद कोट को और दादू डिस्ट्रिक्ट को और आधा जामशोरो डिस्ट्रिक्ट जिसमें सेवन भान का एरिया आता है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। हुआ ये कि इसको सबसे पहले ब्रीच नहीं पड़ा। दिस इज इतनी अनफॉर्चुनेट बात थी कि यहाँ पर RD 1410 पे एफपी बंद में एक रेगुलेटर लगा हुआ है। उस रेगुलेटर के दरवाजे कुछ दिन साल पहले शायद चोरी हो गए थे। वो रेगुलेटर जैसे ही पानी आता है वो रेगुलेटर एक्सपोज हो जाता है सिटीज की तरफ और पानी सिटीज की तरफ बहना शुरू कर देता है। कोई इक्विपमेंट नहीं आया, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी जो इसको रोकेगी। उसके बाद तो फिर फर्दर ब्रीचेस पड़ते गए। RD 340 पे पड़ा, RD 470 पे पड़ा, 550 पे पड़ गया। ये जो इसका नेचुरल वे था पानी का, वो पानी वो वे छोड़ के MNV ड्रेन के पास आ गया और लास्ट डिफेंस लाइन जो इन 3 अजला की है, सुप्रियो बंद, उसमें आके पड़ गया। और एक और बड़ा जो डिजास्टर ये था कि सुप्रियो बंद के अंदर 12 घंटे भी पानी उन्होंने सस्टेन नहीं कराया। वहां पर स्लूज थे जो कि इरिगेशन ने क्लोज करने थे, वो स्लूज इनसे सील नहीं हो सके, वो खुल गए, वहां से ब्रीचेस पड़ गए। ऑलमोस्ट 7 ब्रीचेस पड़े हैं सुप्रियो बंद के अंदर। यही पानी डायरेक्ट हिट कर गया है खैरपुर नातन शाह को जिसने डिब्बा है और जिसने मेहड़ को आगे जाके सर्कल कर दिया। तो इरिगेशन डिपार्टमेंट का अयूब फेलियर कहें इसे सिंध सरकार का फेलियर कहें या फिर इनकी प्लानिंग के तहत ये हुआ? जी, अगर हम अप्रोप्रिएट 2022 की बात करें तो इरिगेशन तो थी ही नहीं। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट 2010 में ये फ्लड आया था, 2007 में ये फ्लड आया था, 2010 में भी ये बस्ट हो गए थे जो बंद हैं। एक्चुअली स्ट्रेटजी थी नहीं। ये जो फ्लोज थे, ये 4 फ्लोज एग्जैक्टली आ रहे थे जो कि वाया बलूचिस्तान हमारे पास आ रहे थे, जो कि मुख्तलिफ इंटरवल्स के साथ आ रहे थे। इनको सबमर्ज होने नहीं देना था, स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी, क्योंकि पानी का मैग्नीट्यूड जितना बड़ा होगा डिजास्टर उतना बड़ा हो जाएगा। उसको अगर रास्ता दिया जाता पहले फ्लो को और वो निकल जाता, एग्जिट ले लेता, फिर दूसरा आता, फिर तीसरा आता, फिर चौथा आता। ये डिफरेंट लोकेशंस पे इसको ऑब्स्ट्रक्ट किया गया। ये चारों जो फ्लोज थे, बहुत बड़े बड़े फ्लोज थे, जिनको सबमर्ज करके एक कर दिया गया। फिर ये इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, फिर उसको रास्ता नहीं दिया गया। अच्छा, रास्ते का सवाल आपसे अयूब साहब मैं पूछूंगा कि कहा जा रहा है कि सिंध में लैंड माफिया है जिसने पानी का रास्ता रोका है, नेचुरल वाटर फ्लो को खराब किया है। पूछूंगा आपसे, लेकिन पहले हम अपनी बहन के पास चलते हैं। हमारे साथ एक सोशल वर्कर भी मौजूद है। जी, फातिमा हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले उनकी तरफ जाऊंगी और उनको मैं पहली बात तो ये कि बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि जिस तरह से वो ग्राउंड लेवल पे जाके लोगों की मदद कर रही हैं, पर्सनल लेवल पे, एक बहुत बड़ी बात है, अपने हाथ से खाना पका रही हैं। एग्जैक्टली। तो फातिमा मुझे ये बताइए, आप कितने लोगों का खाना खुद बनाती हैं और कैसे उन लोगों तक पहुंचाती हैं? रास्ते इतने ज़्यादा ख़राब है, लोगों तक रसाई बहुत मुश्किल है, एक तरीके से नामुमकिन है। तो किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और आपका वो कितना वक्त लगता है ये पूरा एक दिन का खाना सब चीज़ें तैयार करने में और लोगों तक पहुंचाने में? अस्सलाम वालेकुम। इस तरह से है कि मैं तकरीबन आज से 3 हफ्ता पहले जो है बलूचिस्तान आई थी और इस तरह से जिन दिनों में बलूचिस्तान पहुंची थी उन दिनों तो यहाँ पर क्या था कि कोयटा शहर में भी आप कह सकती हैं कि बिजली नहीं थी, मोबाइल नेटवर्क्स नहीं थे और मतलब लाइक किसी किस्म की सहूलत यहाँ पे मौजूद नहीं थी। सुई गैस नहीं है ख़ास तौर पे। तो क्या है कि मैंने अपना मिशन स्टार्ट किया और मैं आपको एक बात बताती चलूँ, आज से 2 साल पहले कोविड के टाइम पे मैंने अपनी फूड ड्राइव स्टार्ट की थी। मैं अपने घर से कोविड पेशेंट्स के लिए जो है डेली बेसिस पे 200 से 250 लोगों के लिए खाना बनाकर भेजती थी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट था, उसके कोई चार्जेस नहीं थे, ना उसके कोई डिलीवरी चार्जेस थे। एंड देन इसी तरह से क्या कहते हैं, जब बलूचिस्तान में हुआ, चूंकि मैं कोयटा में पैदा हुई थी, आज से 15 साल पहले हम कोयटा से पंजाब शिफ्ट हो गए थे। लेकिन खैर जब ये हालात हुए तो मैं बलूचिस्तान आई हूँ। यहाँ पर क्या कहते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज एक था मेरे लिए लकड़ियों पे खाना पकाना। लेकिन खैर मैंने कहा कि मैंने अगर खिलाना है और मैं इतनी दूर से आ गई हूँ तो मैं इसको किसी तरह से भी लोगों तक पहुँचाऊंगी। खैर ये कि डेली बेसिस पे यहाँ पे भी मैं 150 से 200 लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। वहाँ के जो मुकामी इलाके हैं जहाँ जो ख़ास तौर पे मुतासिर है, मैं वहाँ पर जाती हूँ, उन लोगों के घर जाती हूँ, उन लोगों से मिलती हूँ, उन इलाकों में खाना पकाती हूँ और वहाँ पे जो मुतासिरीन है उनमें खाना तकसीम करती हूँ। माशाल्लाह, ऑल द बेस्ट टू यू। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और मेरी ये दुआ है कि और भी पाकिस्तानी आगे बढ़ें और हमारी इस बहन से सबक सीखें। अयूब साहब, मेरे पास लास्ट 30 सेकंड्स है, ये बता दीजिए पानी का नेचुरल आउटफ्लो क्या लैंड माफिया ने खराब किया है सिंध में? जी, ऑब्वियसली बिल्कुल खराब किया है। मंशर इज अल्टीमेटली एग्जिट ऑफ ये जितना भी पानी आता है। आप ये देख लें कि मंशर को इतने दिन क्यों होल्ड किया गया, जबकि पानी निकलना ही यहाँ से था।
ये 5 यूनियन काउंसिल 7 की डूबनी थी, तो ये 15 दिन पानी को होल्ड करके। और दूसरा बड़ा इशू ये है कि 126 RL पे जब आप मंचर को लेके गए हैं, तो इट मींस कि आपने खैरपुर नाथन शाह को 3.5 फुट पानी में वैसे ही डुबो दिया है। तो ये कौन सी प्लानिंग थी? किसने इस चीज को प्लान किया था कि मंचर के बंदों को आप रेज करते जाएं और पानी को आप रेज करवाते जाएं? ऑब्वियसली पानी पीछे बर्स्ट होगा। तो इससे तो मतलब ये काम तो गवर्नमेंट के होते हैं कि इसके प्रॉपर प्लानिंग होती है, फिर पानी को एग्जिट रूट्स दिए जाते हैं। कोई प्लानिंग नहीं है, कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आयुब जतोई साहब हमारे साथ मौजूद थे, वाज़ेह कर दिया कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कोई इरिगेशन नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कोई हुकूमत नहीं है। सिंध को दिया गया है, पानी आएगा खुद ही निकलेगा, अपना खुद संभाल लो, हुकूमत नहीं आएगी। और यकीनन सोचने की जरूरत है इरिगेशन डिपार्टमेंट कहाँ है, इरिगेशन डिपार्टमेंट किसके अंडर सिंध में काम करता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसके अंडर काम करता है, हम सभी जानते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब की करीबी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन फिर भी शायद यही न्यूज़ यही है कि हालात बहुत ख़राब हैं और इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है। और सिर्फ वही झोली फैला के हमारे वज़ीर आज़म भी भीख मांग रहे हैं, वज़ीर आला भी यही कह रहे हैं पैसे दे दो, बस पैसे दे दो और दुआ करो कि खुद ब खुद सब चीज़ें सही हो जाए, क्योंकि हम हाथ नहीं चलाएंगे, हम कुछ कोशिशें नहीं करेंगे, जिसका नतीजा हम सब देख रहे हैं। सैलाब मुतासरीन कितनी ज़्यादा मुश्किल का शिकार हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और अपने शो में शामिल करते हैं। तलहा, आज 28 सितंबर है। जी हाँ, और मेरे ख्याल से वर्ल्ड रेबीज डे है। जी बिल्कुल, आज दुनिया भर में वर्ल्ड रेबीज़ डे मनाया जाता है। यानी कि अगर आसान लफ्ज़ों में हम आपको बताएं तो आज दुनिया भर में कहते हैं कि कुत्ते के काटने से जो मुहलिक बीमारी होती है रेबीज, उसका दिन मनाया जाता है बेसिकली। कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है कुत्ते के काटने से। और आपको मालूम है हम सिंध में रहते हैं, यहाँ उसकी वैक्सीन भी नहीं मिलती है। क्यों मिलेगी भाई? सिंध में हो वैक्सीन, क्या जरूरत कुत्ते के काटने की हो, सांप के काटने की दवा हो, किसी और चीज के काटने, इंसान भी काट ले लो यहाँ पे सिंध का, तो आपको वही वैक्सीन चाहिए। लेकिन तला अफसोस की बात ये कि बहुत से सीरियसली बहुत मैं बोलते हुए तक डर रही हूँ, सोच रही हूँ, क्योंकि बहुत अफसोस साथ कहना पड़ रहा है कि लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। हमारे यहाँ आपको पता है कि गली मोहल्लों में इस तरह से जो कह सकते हैं ना कि बेलगाम घोड़ों की तरह हमारे यहाँ कुत्ते फिर रहे होते हैं कि किसी को भी वो काट लेते हैं। बच्चे आए दिन हम वीडियोस में देखते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं कि स्कूल से आते हुए, बदर से जाते हुए कुत्ते ने काट लिया। लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं कि फौरी तौर पे उनको डॉक्टर के पास ले जाया जाए या उनके टेस्ट कराया जाए। उनको लगता है कि अच्छा जी हल्की सी खराश आई है, घर में कोई मरहम पट्टी कर ली, कोई टोटका इस्तेमाल कर लिया या खाली बैंडेज वगैरह करवा के आ गए। लेकिन उसके बाद जो मुहलिक बीमारी रेबीज सामने आती है वो उसका जब तक पता चलता है उस वक्त उसका कोई इलाज नहीं रहता। अगर इस बीमारी को फौरी तौर पर डिटेक्ट कर लिया जाता है तो उसका इलाज मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन सैडली हमारे मुल्क में ऐसे वाक़यात भी होते हैं जिंदा 7 साल के बच्चे को भी कुत्ते खा लेते हैं। खैर हमारे साथ चेयरमैन CDA उस्मान साहब मौजूद हैं। उस्मान साहब, क्या पैगाम आप देंगे इस दिन के ऊपर? देखिए जी, अगर तो आप हमारा जो सेंटर बना है उसके हवाले से बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें लोगों में ये अवेयरनेस देनी है कि हमें टॉलरेंस क्रिएट करनी है अगेंस्ट दीज एनिमल्स। और जो हमारा एक नॉर्मल बिहेवियर है कि हम कुत्ते को देख के उसको पत्थर मारना शुरू कर देते हैं या उसको भगाना शुरू कर देते हैं, आई थिंक उससे चेंज करने की ज़रूरत है। यस, वो एक फिरोशियस जानवर है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको मारें या उसको मजाक का आंसर बनाएं। हमें ओवरऑल इस पे एक टॉलरेंस क्रिएट करने की जरूरत है। मैं उस्मान साहब, आई रिमेंबर फ्यू डेज अगो ये खबर आई थी कि लाहौर में एक शेल्टर पे कुछ लोगों ने हमला करके वहाँ पे जो एनिमल्स थे उनको कत्ल कर दिया, उनको मार दिया था बड़े बेईमाना और जुल्म के तरीके से। तो यकीनन ये जो एटीट्यूड जिसकी आप बात कर रहे हैं इसको चेंज करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा सर। चैलेंज देखिए, अगर हम ठान लें तो किया जा सकता है। देखिए, बुनियादी बात यह है कि अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर जो एनिमल क्रूअल्टी के लॉज हैं वो 1890 के हैं, तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि गोरों ने हमें ये कवानीन दिए हैं। हम अब उसको कैसे देखते हैं, कैसे उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे उनको लेके चलते हैं, असल बात तो ये है कि इस वक्त जो है ये वो वाली सोसाइटी नहीं है जहाँ पे आप इस तरह की चीज़ें करेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। बहुत वाइब्रेंट सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी बहुत एक्टिव है। सो ऐसा नहीं हो सकता कि आप एनिमल्स पे क्रूअल्टी करेंगे और वो अननोटिस जाएगी या वो किसी को पता नहीं चलेगा। मुआशरा रिएक्ट करेगा, लोग जो है वो अब इस बातों को लेके हर शख्स जो है वो सोचना शुरू हो गया है और वो समझ बूझ रखता है। सो इट इज़ अबाउट टाइम कि हम ये चीज़ों को अपने करिकुलम में ऐड करें, अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन्स को
एजुकेट करें, सिखाएं, ये भी अखलाकियात के ज़ुमरे में ही आता है। अच्छा उस्मान साहब, आपने इस्लामाबाद में रेबीज से रिलेटेड जो है एक प्रॉपर एक हॉस्पिटल खोला है, दायरा खोला है आपने एक, तो इसमें क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं फ़िलहाल, और इस्लामाबाद के अलावा इसकी ब्रांचेस मज़ीद क्या हम मुल्क के और शहरों में भी देखेंगे? देखिए जी, ये तो देखें अब आपके ऊपर है कि आप इसको कितना प्रमोट करते हैं ताकि ये पूरे पाकिस्तान में फैले। हमने बुनियादी तौर पर एक ऐसा सेंटर बनाया है जहाँ पे हम ये स्ट्रे डॉग्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे। आपके इल्म में होगा कि हमारी मुख्तलिफ आला अदालतों ने ये गाहे बगाहे डायरेक्शंस दिए हैं कि कुत्तों को नहीं मारना और इनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज बनाई जाए। पॉलिसीज भी बनी लेकिन उन पर उस तरह से अमल दरामद नहीं हो सका क्योंकि कोई एज सच ऑर्गेनाइज तरीक़ेकार मौजूद नहीं था इनको न्यूट्रल करने का या उसकी कोई इन्वेंट्री क्रिएट करने का। हमने इस्लामाबाद में एक इंडेवर की है जिसको मैं समझता हूँ कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है पूरे पाकिस्तान में। शायद प्राइवेट सेक्टर में छोटे स्केल के ऊपर ये एफर्ट ज़रूर हो रही थी लेकिन सरकारी सतह पर ये पहली एफर्ट है पूरे पाकिस्तान में और मेरा ख्याल है कि इसको रेप्लिकेट करने की ज़रूरत है। इट गोज़ वेल विद आवर एग्जिस्टिंग लॉज, हमारे लॉज के मुताबिक है। हमने एक सेंटर बनाया है जहाँ पे हम स्ट्रे डॉग्स को कंप्लेंट बेस्ड सिस्टम के तहत लाएंगे। देयर इज़ अ वेटिंग एरिया जहाँ पर हमने एक MI रूम बनाया है, डॉक्टर भी है वहाँ पर और जो वेटनरी सर्जन है। उसके बाद एक पूरी फार्मेसी है जो कि वहाँ पर डॉग्स को इंस्पेक्ट करने के बाद उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको मेडिकेशन दी जाएगी, वैक्सीनेशन की जाएगी और अगर उसे किसी भी किस्म की कोई बीमारी है तो उस बीमारी का इलाज वहाँ पर किया जाएगा। डॉग कैनल एरियाज बनाए हुए हैं सर्दियों के लिए, गर्मियों के लिए वहाँ पर कुत्तों के रहने का इंतजाम है। प्ले एरियाज बनाए हैं जहाँ पर ये खेलेंगे और पूरी की पूरी इन्वायरमेंट को हमने इस तरह से क्रिएट किया है कि वहाँ पर किसी किस्म का इन्फेक्शन इंटरनली भी ना। बेहतरीन उस्मान साहब, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा मुल्क पाकिस्तान दुनिया में देखा जाए तो तीसरे नंबर पे आता है जहाँ रेबीज से मरने वाले मैक्सिमम लोग हैं यहाँ पे। और अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि हमारे यहाँ स्ट्रीट डॉग्स जिस तरह से स्पेशली सिंध में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इधर उधर घूमते रहते हैं। उनको रोकने का, उनको पकड़ने का, उनको रेस्क्यू करके एक अलग शेल्टर में रखने का कोई इंतजाम मौजूद नहीं है, तो ऐसा क्यों है? मैं एक सप्लीमेंटरी क्वेश्चन भी ऐड कर दूं सर। CDA के ब्रांच को कराची में भी खोल दे सर, हमें बहुत जरूरत है सर, प्लीज। इनडायरेक्टली मेरा ये ख्याल है कि ये जो काम हुआ है ये अब इसकी बज़ पूरे पाकिस्तान में शुरू हो गई है, लोगों ने इसकी बातें करनी शुरू कर दी हैं। जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट ग्रुप्स हैं वो जो यहाँ पर इस्लामाबाद में काम कर रहे थे, दे आर बूस्टिंग अबाउट इट और वो बाकी लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ पर ये एक एफर्ट हुई है तो आप भी अपनी अपनी जगह पे करें। इट डजंट टेक मच। मैं आपको बताऊं, फॉर दोज हु वांट टू कंट्रीब्यूट इन दिस एरिया या इस पे काम करना चाहते हैं, हमने इस्लामाबाद का ये सेंटर सिर्फ 25 दिनों में बनाया है और मैं इनवाइट करता हूँ लोगों को कि वो आके देखें कि ये किस तरह का सेंटर है। ये कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है जिसके गिर्द हमने तार लगा के वहाँ पे कुत्ते फेंक दिए। इट्स अ कंप्लीट सेंटर जहाँ पे हमने, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये सारे एरियाज हमने क्रिएट करके डेवलप किए हैं और वहाँ पर थ्रू आउट इस पूरे के पूरे प्रोसेस में मैंने इस्लामाबाद की जो सिविल सोसाइटी है उसमें जो NGOs काम कर रही थी उनको ऑन बोर्ड रखा है। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि हमने उनकी गाइडेंस ली है तो वो ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ होगा और उन्होंने हमें एजुकेट किया कि किस तरह से, क्योंकि सरकारी इदारों में इतनी ज़्यादा हमारे पास एक्सपर्टीज़ नहीं होती, सो हमने उनको इनकॉर्पोरेट करके उनसे ये सेंटर बनवाया है। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। पहले ये आवारा कुत्तों को मार दिया जाता था, अब हम इन आवारा कुत्तों को पकड़ेंगे, लोग हमें शिकायत करेंगे, हम उनको पकड़ेंगे। और ये भी आपको बताऊं कि पकड़ने का तरीका भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको ये लगे कि हम क्रूअल्टी कर रहे हैं। हमने अपने लोगों को पकड़ने पे भी ट्रेन किया है, उनको स्पेशल यूनिफॉर्म्स दी हैं, उनकी ट्रेनिंग की है। वो अभी मेरे पास टीम्स थोड़ी हैं लेकिन दे आर ट्रेन्ड, हमने स्पेशली उनको ट्रेन किया है। वो ट्रेन करके कुत्तों को बड़े प्यार से पकड़ते हैं और उसके लिए हमने डेडिकेटेड गाड़ियाँ रखी हैं जो उनको लेके हमारे सेंटर में आती हैं। सबसे पहले उसकी वहाँ पर डिसइंफेक्शन होती है, उसके बाद उसको डॉक्टर इंस्पेक्ट करता है। जब तक डॉक्टर उसको इंस्पेक्ट नहीं कर लेता वो दूसरे डॉग्स के साथ हम उसको कप्तान साहब, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट व्हाट यू हैव डन। मैं समझता हूँ पूरी कौम को आपके ऊपर फख्र होगा, आपके इदारे के ऊपर फख्र होगा कि एक सरकारी इदारा इतना अच्छा काम कर रहा है। लेकिन एक सवाल आपसे सर थोड़ा इजाज़त लेकर थोड़ा सा करना चाहूँगा। माशाल्लाह से यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। हम रहते सब पाकिस्तान में, कप्तान साहब, मुल्क एक है, निज़ाम कई हैं, हर शहर का एक अलग निज़ाम है, एक अलग सिस्टम है। वो दिन कब आएगा जब इस एक मुल्क में एक ही निज़ाम हर जगह होगा? जिस तरह हम कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सिस्टम को देखते हैं वैसा ही सिस्टम मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी आएगा कप्तान साहब? सर वेरी काइंड ऑफ यू। मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम शमा जलाते हैं और शमा देख के दूसरी शमा जलेगी, ये शमें जलती जाएंगी इंशाल्लाह ताला, पाकिस्तान को ऐसी खूबसूरत बनाएंगे।
चलिए जी, आमीन। हमारी दुआएं कि इंशाअल्लाह, और ये हम ये उम्मीद करेंगे और दुआ भी करेंगे सीधे यहाँ सिंध में भी खुल जाए, कराची में भी स्पेशली। वेटिंग फॉर द ब्रांच ऑफ सीडीए इन कराची। थैंक यू सो वेरी मच कैप्टन रिटायर्ड उस्मान हमारे थे, चेयरमैन सीडीए कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। बड़ा अच्छा काम किया है। यकीनन हमारा दीन भी हमें सिखाता है कि जिस तरह इंसानों के हुकूक है उस तरह इन बेजुबान जानवरों के भी हुकूक है। इनके ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए, इनके ऊपर तशद्दुद नहीं करना चाहिए। होता यही है कि हमारी सोसाइटी में स्ट्रे डॉग्स होते हैं, लोग उनको पत्थर मारते हैं, तंग करते हैं, उनको चोटें लगा देते हैं, उनको जख्म हो जाते हैं, फिर वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो देते हैं, किसी को काट लेते हैं, इस तरह फिर रेबीज पैदा हो जाता है, और फिर इंजेक्शन ढूंढने के लिए जब रोग निकलते हैं और इंजेक्शन नहीं मिलती है तो फिर कहते हैं क्या करें, हुकूमत तो हमें इंजेक्शन देगी नहीं, इन कुत्तों को मार के खत्म करना पड़ेगा। हकीकत यही है। अगर हम सिर्फ इंजेक्शन प्रोवाइड कर दें, फार्मेसीज में दवाइयां दे दें, आजकल तो हालात ये हैं कि पैराडोल पैरासिटामोल शॉर्ट हुई हुई है, रेबीज का इंजेक्शन तो सिंध में वर्दा कब से शॉर्ट है। कितने बच्चे अपनी जानों से गए सिर्फ इस वजह से कि इंजेक्शन नहीं था। इसके बाद वो फ्रस्ट्रेशन उन जानवरों पे निकलती है जो बेचारे सिस्टम के सताए हुए सिस्टम के मारे हुए हैं। बेसिकली सही वर्ड अगर तलहा कहें तो सिस्टम के मारे हुए लोग। और मैं चाहूंगी कि यहाँ पे हम अपने बच्चों को, अपने घर वालों को ये एजुकेशन भी दें, अवेयरनेस भी दें कि बिला वजह आप किसी को तंग ना करें, चाहे वो बहुत जानवर ही क्यों ना है, क्योंकि वो भी तब तक आप पे पलट के अटैक नहीं करेगा जब तक उसको आपसे डर महसूस नहीं होगा। आप उसके करीब जाएंगे, आप उसको मारेंगे, पत्थर मारेंगे, उसको डर होगा, फिर वो अपने डिफेंस के लिए डेफिनेटली अटैक करेगा। तो सबसे पहले ये सीख हमें रखनी चाहिए कि आप बिला वजह तंग ना करें। खैर, इसी के साथ एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। ब्रेक का वक्त हुआ है, सो आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। हमारे पाकिस्तानी भी लाजवाब हैं, सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ उनसे कम कोई भी नहीं है। टैलेंट बहुत है, ये तो है, टैलेंट बहुत है। और दो बड़े प्यारे टैलेंटेड लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और जिनके बारे में सुन के मैं थोड़ा सा ना मैं भी खुश हुआ कि वाह यार, दिल ठंडा हो गया। यकीनन खेलों के मैदान में जब भी पाकिस्तान दुनिया में अपना झंडा लहरा के आता है तो बड़ी खुशी होती है। खुशी होती और आज मुझे मालूम पड़ा कि पैरा टेबल टेनिस भी होती है। Exactly. क्या होती है पैरा टेबल टेनिस? पैरा टेबल टेनिस बेसिकली वो होता है कि जो व्हील चेयर की जो स्पेशल कैंडिडेट्स होते हैं, पैरालाइज्ड होते हैं, उनके लिए स्पेशल रूल सेट किए जाते हैं उस गेम जोन में, और उस तरह से वो लोग जो लोग पैरालाइज हो चुके होते हैं या जो व्हील चेयर पे होते हैं वो गेम्स खेलते हैं उन स्पेशल रूल्स के साथ। दिस इज कॉल्ड पैरा टेबल टेनिस। और पोलियो के दो मैं कहूँगी कि वो शिकार थे बचपन से ही। एक कपल है हमारे पास आज जो कि बहुत ही टैलेंटेड है, बचपन से ही उनको पोलियो था लेकिन तब भी उन्होंने हिम्मत ना हारी। वो हमारे हीरोज़ हैं, हमारे साथ आज मौजूद है अल्ताफ रहमान और ज़ैनब। मिस्टर एंड मिसेस अल्ताफ और रहमान, बड़ा रब ने बना दी जोड़ी। हाँ, ऐसा कपल आपको बहुत कम मिलेगा कि जो कि माशाल्लाह से इतना अलाइन हो गया कि खेल के मैदान में भी और टेबल टेनिस की टेबल के ऊपर भी जो है वो बेहतरीन उनकी परफॉर्मेंस है। वेलकम टू दुनिया बोले अल्ताफ और रहमान। और आपके ज़ैनब, आपको भी क्या है आपकी मोटिवेशन, क्या है आपकी इंस्पिरेशन, किससे आप लेते हैं ये ताकत जो आपने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस वक्त इस्लामिक गेम्स में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बचपन ही से तो मुझे स्पोर्ट में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी था और एक PWD पर्सन डिसेबिलिटी थी। मैं स्पोर्ट्स में आना चाह रहा था, अपना नाम बनाना चाह रहा था। तो स्कूल के टाइम से मैंने स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था, यानी और अल्लाह ने इज्जत दी और मैंने पाकिस्तान के लिए इस्लामिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीत के आया हूँ। तो आपने अभी इस्लामिक गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और दूसरी तरफ अगर हम ज़ैनब की बात हो तो ज़ैनब भी किसी से कम नहीं है, माशाल्लाह से नेशनल लेवल पे 18 गोल्ड मेडल्स विन कर चुकी हैं। तो ज़ैनब, क्या कहेंगी, कैसे शौक हुआ, किस तरह से खेलना शुरू किया, और फिर ये बताइए कि अल्ताफ से मुलाकात कैसे हुई? मुझे लगता है कि ये रिश्ता टेबल टेनिस की टेबल पर बना, इसलिए मैंने पूछा अल्ताफ से मुलाकात कैसे हुई। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहूँगी कि जब बचपन में पोलियो का शिकार हुई तो काफ़ी लोगों ने कहा घर पे बैठ जाओ और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस टाइम पे लोगों की बातों को दिल में ना लेके, दिमाग में ना डाल के, तो मैं कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। तो मुझे एक स्पोर्ट्स मैंने अल्ताफ को ही देखा खेलते हुए। मैं एक स्टेडियम गई तो उसको ही देखा खेलते हुए, तो मुझे शौक हुआ कि अगर मेल खेल सकते हैं तो फीमेल क्यों नहीं खेल सकती। तो तब मैंने इनसे बात की, इन्होंने मुझे कोचिंग दी। कोचिंग के बाद मैं आज इस मकाम पे हूँ। तो फिर हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, तो घर वालों ने बात की तो रिश्ता हो गया। वाह, ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत खूब। तो अल्ताफ, आप बताइए आपने कैसे स्टार्ट लिया, लाइक आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया जब आप पोलियो का शिकार हुए? तो जी, मैं तकरीबन 2.5 साल का था, हुआ था। उसके बाद जब मैंने स्टडी शुरू किया तो उस दरमियान मुझे स्पोर्ट्स से काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स में। तो मैं एक इदारे में गया हुआ था, वहाँ पे
दोस्त थे वो टेबल टेनिस खेल रहे थे, तो मैंने उनको देखा तो मुझे लगा कि यार मैं भी ज्वाइन कर लूँ टेबल टेनिस। तो उस टाइम से मुझे टेबल टेनिस खेलने का शौक हुआ। तकरीबन वो 2008-9 की बात है, तब से मैंने स्ट्रगल किया 2-3 साल में। 2012-13 से अभी माशाल्लाह मैं चैंपियन हूँ और मैं फर्स्ट पैरा टेबल टेनिस प्लेयर हूँ जिसने पाकिस्तान के लिए इस्लामिक गेम्स में और टेबल टेनिस हिस्ट्री में मेडल लेते हैं। ये बताइए ज़ैनब, आपसे जो है ना टेबल टेनिस सीखने आई थी, तो फिर आपके लिए भी लव एट फर्स्ट साइट था इस तरह ज़ैनब के लिए था? जी बिल्कुल यार, सेम यही चीज था। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। इस्लामिक गेम्स का एक्सपीरियंस ज़ैनब, हाउ वाज द इंटरनेशनल फॉर्मेट फॉर यू? किस तरह लगा आपको दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए? क्या सीखा आपने इस इवेंट से? इस्लामिक गेम में बेसिकली अल्ताफ गया था, मैं कैंप्स में गई हूँ, यूके कैंप्स में, बर्मिंघम कैंप, सॉरी कॉमनवेल्थ कैंप लगा था बर्मिंघम में, मैं वहां गई थी, और चाइना में कैंप था तो मैं वहां गई थी। इस्लामिक गेम्स में अल्ताफ ने रिप्रेजेंट। अल्ताफ, कैसा रहा इस्लामिक गेम्स का वेंचर? ये बहुत जबरदस्त रहा, लेकिन हमारे जो सोर्सेज थे उसके मुताबिक नहीं थे। तो हमारे जो, आपको पता है कि पाकिस्तान में PWDs को उनके ऊपर कोई इन्वेस्ट नहीं करते, उनके ऊपर कोई वो नहीं, तवज्जो नहीं देते कि वो इंटरनेशनल जाके खेल सके। बहरहाल हमारे प्रिपरेशन काफी गलत थी, हम अपने टैलेंट के ऊपर, अपने टैलेंट पे ही खेल के हमने पाकिस्तान के मेडल ले आए। लेकिन हमारे जो सोर्सेज थे, हमारे जो, आपकी आवाज चली गई है, आई गेस अल्ताफ की सोर्सेज का शिकवा करते कि मैं पूछना चाह रही थी कितना डिफरेंस लगा इनको? आ गए जी। इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज, ऑफ कोर्स प्लेयर्स के पास जो सामान होता है, जो तरीक़ेकार होता है जिससे वो प्रैक्टिस करते हैं, जो उनकी डाइट होती है, जो उनके पास स्पॉन्सर्स होते हैं, वो हमारे प्लेयर्स के पास नहीं होते हैं। स्पेशली ट्रेनर्स भी होते हैं तला, उनके पास जिस तरह के हमारे पास नहीं होते। तो वापस आ गए हमारे पास। अल्ताफ में कौन सी रिसोर्सेज हैं जो होनी चाहिए जो नहीं है? आई थिंक कुछ कनेक्शन में लाइन ड्रॉप हो रही है, हम कोशिश करेंगे दोबारा से कनेक्ट करने की। अल्ताफ, आपको थैंक यू सो मच। अल्ताफ और ज़ैनब हमारे साथ, एक बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा कपल हमारे साथ मौजूद था जिन्होंने इस्लामिक गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल विन किया है। अल्ताफ ने और ज़ैनब खुद 18 गोल्ड मेडल नेशनल लेवल पे विन कर चुकी हैं। तला, सबसे मुझे अच्छी बात ये लगी इनकी कि आप देखें कि पोलियो से मुतासर हैं ये लोग, यानी पोलियो के शिकार हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको अपने ऊपर हावी नहीं किया, इन्होंने कुछ कर दिखाने की लगन रखी। आपकी कल कोट ऑफ द डे भी थी ना, हार नहीं मानी, और इन्होंने हार नहीं मानी। और आज किस मकाम पे हैं ये दोनों, यकीनन। और हर पाकिस्तानी को इनसे एक लेसन लर्न करना चाहिए, सबक सीखना चाहिए कि जिंदगी में चाहे कितनी ही मुश्किलात क्यों ना हो, कितनी ही रुकावटें क्यों ना हो, कितनी ही हर्डल्स क्यों ना हो, हार नहीं माननी। कभी ये नहीं कहना कि मैं नहीं कर सकता, कोशिश जरूर कीजिएगा और हमेशा याद रखिएगा प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। कोशिश करते रहेंगे, आप उस काम में परफेक्ट हो जाएंगे। बेशक। लेकिन भूख लग रही है, राइट। अब यकीनन एक और इशू ये भी है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में जो हालात हैं, और यकीनन लोग बड़े भूखे हैं इस वक्त, सैलाब मुतासरीन। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत उनकी हेल्प करेगी, उनकी मदद करेगी, हम उनके लिए भी स्पेशल सेगमेंट करेंगे। लेकिन इस वक्त प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक और सेगमेंट का जिसमें बरदात जाएंगी अब किचन की जानिब, और रूह अफ़ज़ा से वो कुछ हमें बना के दिखाएंगी, और हर रोज़ वो कुछ ना कुछ बनाती हैं। चलते हैं बोल के जायके की तरफ, जहाँ वर्दा मेरे ख्याल से किचन में पहुँच चुकी होंगी। ओवर टू यू वर्दा। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, एंड वेलकम टू द सेगमेंट बोल के जायके, जो कि है रूह अफ़ज़ा का सेगमेंट। और यहाँ हम बनाना सिखाते हैं रूह अफ़ज़ा से बनने वाली मज़ेदार सी नई डिफरेंट सी रेसिपीज़। आज की जो रेसिपी है वो गर्मियों का बहुत बेहतरीन तोड़ है और सबको पसंद है। और रात में जब अक्सर हम कभी बोर हो रहे होते हैं, हम कहते हैं यार बाहर चलते हैं आइसक्रीम खाने, तो हम फालूदे का जिक्र हमेशा करते हैं। लेकिन इतनी ही अच्छी बात है कि अगर आप घर बैठे एक मज़ेदार सा यमी रूह अफ़ज़ा फालूदा बना लें घर में, हाइजीन का भी इशू नहीं है कि भाई घर में साफ सुथरा जब दिल चाहे आप बना के कज़न्स आपस में इजीली एक मिडनाइट स्नैक्स के तौर पे एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत आसान है बनाना। स्टार्ट करते हैं, साथ बताती भी रहती हूँ आपको कैसे बनेगा। तो सबसे पहले, क्योंकि मैं जल्दी इसलिए कर रही हूँ कि यहाँ पे मेरी आइसक्रीम जो रखी हुई है वो मेल्ट ऑलमोस्ट हो चुकी है। थोड़ी बहुत जो बच गई है वो शॉट अभी से ले लीजिए कैमरामैन भाई, ताकि वरना वो मेल्ट पूरा आपको लगेगा पता नहीं वर्दा ने क्या ऐड किया है। खैर, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फिलहाल ब्लेंडर। अच्छा, ब्लेंडर में मैं ऐड करूँगी सबसे पहले
आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो थोड़ा सा मेल्ट हुई हुई आपको नज़र आ रही है, ये बेसिकली खोया कुल्फ़ी थी 2 से 3। जितनी भी बड़े साइज़ हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी मिल जाए अगर आपको मार्केट से तो 2 ले लीजिएगा, अगर मीडियम साइज़ की हैं तो 3 ले लीजिएगा। ये खोया कुल्फ़ी हमारे पास है, ये हम पोर कर लेंगे ब्लेंडर में क्योंकि ये ऑलरेडी मेल्ट हो चुकी है। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। आप लोग अगर साबुत लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, फ्रीज़ हुई हुई होगी तो बहुत अच्छा सा एक रबड़ी मिल्क बनेगा। बेसिकली हम रबड़ी मिल्क तैयार कर रहे हैं अभी, क्योंकि वो घर में पकाना, इतना टाइम लगाना, तो वो इतना टाइम टेकिंग होता है, कौन करे। तो आजकल भाई फास्ट इंस्टेंट चीज़ों का दौर है, तो ये हम रबड़ी मिल्क भी आपको बनाना सिखा रहे हैं किस तरह से क्विकली जल्दी से आप घर में बना सकते हैं। फ्रेश क्रीम है मेरे पास। अच्छा, ये पैकेट वाली क्रीम है, वो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई सवाल करना चाह रहा है कि अगर हम जो ताज़ा मलाई होती है दूध के ऊपर वो इस्तेमाल कर लें, आप कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट नहीं आएगा। बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप पैकेट वाली ले लीजिए। कंडेंस मिल्क है हमारे पास, ये इसमें ऐड करेंगे और साथ ही जाएगा इसमें दूध, नॉर्मली हर घर में अवेलेबल होता है, वो इसमें ऐड करेंगे हम। ओके जी, और उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे रूह अफ़ज़ा 2 टेबलस्पून। लेकिन रूह अफ़ज़ा के बारे में मैंने हमेशा आपको बताया है और अब तो आपको बाय हार्ट हो गया होगा कि रूह अफ़ज़ा खालिस फलों और सब्जियों के अर्क़ियात से तैयार किया जाता है। ये एक बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है। अगर हम लाल शरबत की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में रूह अफ़ज़ा आता है। पिछले 100 सालों से भी ज़्यादा हो चुके हैं कि ये हमारी फैमिली का एक भरोसा जीत चुका है, एक दिल जीत चुका है और आज भी एज ए ट्रेडिशनल ड्रिंक के तौर पे सर्व किया जाता है। हम सबके घरों में होता है, या फिर इंटरनेशनली आज भी आप कहीं चले जाएं तो वहाँ पे रूह अफ़ज़ा ही सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि ये हेल्दी भी है और वेलकम ड्रिंक के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम कहें कि हमारी ट्रेडिशनल ड्रिंक है तो ये बात गलत नहीं होगी, क्योंकि रूह अफ़ज़ा सबकी जान है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सिर्फ रमज़ानों में इस्तेमाल कीजिए, ये सारा साल आपके घरों में होती है और सब लोग पसंद भी करते हैं। एज ए टॉपिंग के तौर पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं। और अगर किसी को दूध पसंद नहीं है पीना सादा, तो रूह अफ़ज़ा डाल के अगर लें तो उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और ये आपको एक फ्रेशनेस का एहसास दिलाता है। जब भी गर्मी से आप थके हुए आते हैं और आपको आपकी बॉडी को रिफ़्रेश करना होता है, एनर्जी लानी होती है इंस्टेंटली, तो रूह अफ़ज़ा हमेशा बेस्ट चॉइस होती है क्योंकि ये हेल्दी है। यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैं रूह अफ़ज़ा के ऐड कर रही हूँ ब्लेंडर में। अच्छा, अगर घर में आपके पास हैंड बीटर है तो आप हैंड बीटर की मदद ले सकते हैं, और अगर हैंड बीटर नहीं है तो आप ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम चीज़ें इसमें हम ऐड करके इसको कर लेंगे ब्लेंड। ओके जी, रबड़ी मिल्क तैयार हो चुका है, इसको हम यहाँ साइड पे रख देते हैं। अब बारी आएगी फालूदा की सर्विंग की, किस तरह से आप फालूदा बना सकते हैं। तो इसके लिए 2 बड़े डीप ग्लासेस आपको चाहिए। अगर डीप ग्लासेस आपके पास नहीं हैं, आप थोड़ा कम बनाना चाह रहे हैं क्वांटिटी में, तो इस तरह के आप नॉर्मली जो ग्लासेस होते हैं, वाइन ग्लासेस, वो हर घर में होते हैं, आप वो ले सकते हैं। लेकिन अगर थोड़े से लॉन्ग ग्लासेस आपके पास हैं तो मैं पर्सनली प्रेफर करूँगी वो इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पे फालूदा की सेवइयाँ जो होती हैं, वो इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। तो मैं सबसे पहले फालूदा की सेवइयाँ, मेरे पास यहाँ पे कलर्ड वाली हैं, अगर आपको प्लेन वाइट मिल जाती हैं मार्केट से तो आप वो भी ले सकते हैं। सबसे पहले इसकी लेयरिंग करेंगे हम। ये देखिए, दोनों ग्लासेस में मैं इवनली इक्वली डिवाइड कर रही हूँ इसको। सबसे पहले फालूदा की लेयरिंग करेंगे। बहुत से लोगों को सेवइयाँ पसंद भी नहीं होती हैं फालूदा में, अगर नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर डालें तो फालूदा की सेवइयों के बगैर ऐसे इनकम्प्लीट होता है। चलें, ये हमने इसमें ऐड किया, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा, मेरे पास फ्रूट कॉकटेल है, वो ऐड करूँगी। थोड़े से फ्रूट्स भी आते हैं जो बहुत मज़े के लगते हैं फालूदे में, ये हमने ऐड किया इसमें। बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो नहीं करना आपने, इसको थोड़ा थोड़ा सा डालना है ताकि हमें हर चीज़ का फ्लेवर मिले। जेलीज़ है हमारे पास, यहाँ पे मैंने ग्रीन और रेड कलर की जेली ली हुई है। थोड़ा सा ये अट्रैक्टिव कलर लगता है, बहुत टेम्पटिंग लगती है। इसका तरीकाकार ये है, इतना हार्ड बनाने के लिए आप 1 कप पानी लीजिएगा और 1 कप पानी में आपने जेली पाउडर मिक्स कर देना है। और उसके बाद ये तो रूम टेम्परेचर पे भी बन जाती है इजीली, आप इसको रूम टेम्परेचर पे रख दीजिए और जब ये ठंडी हो जाएगी तो आप इसको क्यूब्स में कट कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं मेरे पास, यहाँ पे हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर, ताकि ऊपर भी हमें ड्राई फ्रूट्स का अच्छा सा एक फ्लेवर आए और जब हम स्ट्रॉ से एंजॉय करें तो भी हमें अच्छा सा फ्लेवर आए। रूह अफ़ज़ा थोड़ा सा ड्रिजल करेंगे यहाँ पे, क्योंकि फालूदा की जान है रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा ना हो तो इससे बेहतर फालूदा ही ना हो। तो ये हम डालेंगे रूह अफ़ज़ा इसके ऊपर
और अब बारी आती है ठंडी ठंडी आइसक्रीम की। आइसक्रीम मैं यहाँ पे वनीला फ्लेवर की इस्तेमाल कर रही हूँ, हाफ स्कूप दोनों ग्लासेस में ऐड करूँगी। अगर आपको कोई और फ्लेवर आइसक्रीम का पसंद है तो आप वो भी ले सकते हैं, बट वनीला फ्लेवर आई पर्सनली प्रेफर। आप लोग इसका प्रॉपर एक हाफ स्कूप या एक स्कूप दोनों ग्लासेस में आप ऐड कर सकते हैं। सही है, ये भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये देखिए वनीला आइसक्रीम चली गई यहाँ पे। ओके, अब बारी आती है बेसिल सीड्स की, यानी कि तुख्मे बादंगा। ये बहुत हेल्दी होता है हमारे लिए, वैसे भी आपको खाना चाहिए। अच्छा, ये बहुत गाढ़ा हो गया है तो मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी इसमें ताकि ये थोड़ा सा थिन हो जाए। काफ़ी देर से ये रखा हुआ है, जैसे हमारी आइसक्रीम मेल्ट हो गई है ऐसे ही बेसिल सीड्स भी हमारे बहुत गाढ़े हो गए हैं। तो इसको हम अच्छे से पानी में थोड़ा सा डिज़ोल्व कर लेंगे। ये देखिए, इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे तो ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएंगे और इजीली हम इसको डाल सकते हैं हमारे फालूदा पे। ठीक है, ये हमने इसमें ऐड किया थोड़ा सा, ये देखिए। ऑलराइट, अच्छा जी, दोबारा से अब इसमें हम आप चाहें, अगर आपको पसंद है फालूदे की सवैयाँ तो आप ये भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ये थोड़ी सी हमने इसमें ऐड की। ये गया इसमें अगेन फ्रूट्स, थोड़े से फ्रूट कॉकटेल। ओके, जेली इन द एंड। ये गई जेली, ग्रीन और रेड कलर बहुत कॉम्प्लीमेंट करेगा इसको। और ये देखिए, और ऊपर से हम इस पर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट स्प्रिंकल करेंगे। ड्राई फ्रूट्स में जो भी आपके पास अवेलेबल है, कैश्यू नट्स हैं, आमंड्स हैं, पिस्ताचियोज़ हैं, या जो भी आपको पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं। और इन द एंड हम थोड़ी सी इसके ऊपर रूह अफ़ज़ा ड्रिज़ल करेंगे और जो रबड़ी मिल्क हमने तैयार किया था वो ऐड करेंगे। ये देखिए, क्योंकि फालूदा फुल टॉप तक फुल भरा हुआ होता है तो ये रबड़ी मिल्क हमने इसमें ऐड किया। ये देखिए, और इस पे अब हम करेंगे थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा ड्रिज़ल करेंगे। ये देखिए, यमी, टेम्पटिंग, डिलिशियस, एंड दैट्स इट, वी आर डन। यमी रूह अफ़ज़ा फालूदा हमारा तैयार है। क्विक झटपट बनने वाली रेसिपी, आप इसको एज ए मिडनाइट स्नैक भी बना सकते हैं, कज़न्स आपस में बना के एंजॉय भी कर सकते हैं। कोई गेस्ट आपके घर पे आ रहा है तब भी आप फटफट बना के उनको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल एंड ईजी रेसिपी है ये, बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको अपने घर पे और आई एम श्योर आप सबको बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ठंडी ठंडी आइसक्रीम और फालूदा किसको पसंद नहीं होता। और यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि हमदर्द ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है, लॉन्च करवाया है एप्पल साइडर विनेगर, जो कि 100% ऑर्गेनिक है। हम जानते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर हमारी हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है। ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, और स्पेशली वेट लॉस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वेट लॉस के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं एप्पल साइडर विनेगर, तो आप डेली निहार मुँह 1 कप ल्यूक वार्म वाटर लीजिए, उसमें 2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून हमदर्द का एप्पल साइडर विनेगर ऐड कीजिए और उसको पी लीजिए। आप देखेंगे कि आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त चेंज नज़र आएगा आपके वेट में, आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा और सबसे बड़ी बात एक हेल्दी वे में होगा, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर हमदर्द का 100% ऑर्गेनिक है, क्योंकि ये एप्पल जूस को नेचुरली फर्मेंट करके तैयार किया जाता है। और साथ ही साथ हमदर्द का हनी भी है, जो कि 100% खालिस है, जो आपकी हड्डियों को और आपकी बॉडी को ताकत और तवानाई फराहम करता है। और इसी के साथ ही हमारा सेगमेंट होता है ख़त्म। मैं जा रही हूँ स्टूडियो में, आप जाके देखिए रेसिपी कार्ड का रिकैप। स्टूडियो में मिलते हैं, बाय।
जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से। खाने पीने का हल्का फुल्का हमने ब्रेक लिया था, मज़ेदार सा हमने रूह अफ़ज़ा से फ़ालूदा बनाया, और जब हल्की फुल्की ठंड शुरू हो जाए उसमें आइसक्रीम या फ़ालूदा खाने का अपना ही मज़ा होता है। तो रेसिपी तो आपने नोट डाउन कर ली है, अब थोड़ा सा कुछ मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह कर देते हैं ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आज फ़ालूदा खाना है या कोई गर्मा गर्म चाय पीनी है। खैर, महकमा मौसमियात के मुताबिक आप बताते चलें कि आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अगर हम कराची की बात करें तो मौसम तब्दील हो रहा है यहाँ पे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में मज़ीद कमी होगी और आज मौशी हब में मतला साफ रहेगा और साथ में ठंडी हवाओं का राज भी बरकरार रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त वॉल पे भी कराची का मौसम बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। यहाँ पे हमें कहीं भी कोई बादल नज़र नहीं आ रहे। अगर हम टाइम को आगे भी बढ़ा के देखते हैं तो कहीं हमें कोई बादल नज़र नहीं आ रहे। हाँ, अलबत्ता ठंडी हवाएं ज़रूर चल रही हैं और रात के वक्त ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है कि हवाएं ज़्यादा ठंडी हो जाती हैं। अगर हम दर्ज हरारत की बात करें तो कराची में कम से कम दर्ज हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 30 डिग्री तक जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब अगर हम पंजाब का रुख करें तो शहर इक़्तिदार के कुछ इलाकों में आज भी बादलों के डेरे कायम हैं, जबकि बालाई पंजाब के कुछ इलाकों में कहीं कहीं बारिश का इम्कान भी मौजूद है। आज शहर में कम से कम दर्जा हरारत 21 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 32 तक जाने का खदशा है। लाहौर की जानिब बढ़ते हैं तो आज कई ज़िला में बादल भी छाए हुए हैं, ताहम बारिश का इम्कान नहीं है वहाँ पर। दूसरी तरफ आज कम से कम दर्जा हरारत 24 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री तक जाने का इम्कान है। ये लाहौर की बात कर रहे हैं। अगर आप लाहौर की जानिब देखें तो आप देखिए कुछ जगहों पे लाहौर में आपको बादल नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बादल अभी चले गए, इससे पहले बादल थे। तो कहीं कहीं इलाकों में बादल हैं, मौसम अच्छा रहेगा, खुशगवार रहेगा, बाहर जाके एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हाँ, बारिश नहीं होगी वहाँ पे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की। तो सूबे के कुछ शहरों में सुबह के वक्त बादल छाए हुए हैं और बलाई इलाकों में बारिशों और हल्की फुल्की बर्फ़बारी का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। शहर के ज़्यादातर हिस्सों में कम से कम दर्जा हरारत 23 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री तक जाने का इम्कान है। ये तो थी वेदर अपडेट। अब चलते हैं तलह की जानिब। मौले नु मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। यकीनन एक ऐसी फिल्म आ रही है पाकिस्तानी इंडस्ट्री में जो बताया जा रहा है कि अब बड़ी हलचल मचने वाली है। रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री भी कहा जा रहा है। इसको बड़ी मार्केटिंग हो रही है। पहली तारीख से इसकी टिकट सोल्ड होना शुरू हो जाएंगी, फिर 9 तारीख को मूवी रिलीज हो रही है और बड़ी हाइप क्रिएटेड है। एक्सपेक्टेशंस पाकिस्तानी शायकीन ने बहुत लगा ली हैं कि शायद इस मूवी में कुछ ऐसा होगा जो हम हॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स इसके जितने भी टीजर्स आ रहे हैं, फर्स्ट लुक्स आ रही हैं, बड़ी खूबसूरत आ रही हैं, बेहतरीन आ रही हैं और लोग अब सोच रहे हैं कि यार लाजमी ये मूवी देखनी होगी। लेकिन रियलिटी है क्या, कितनी तैयारी की गई है, कितना पैसा खर्च किया गया है, कितनी बड़ी मूवी होगी, जानने के लिए हम डिस्कशन करेंगे। माहीन ने हमें ज्वाइन किया है। माहीन जो है बहुत बड़ी एक एंटरटेनमेंट एनालिस्ट और तज्जियाकार हैं। तज्जिया और तबसरे इनकी होती है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे। माहीन, वेलकम टू दुनिया बोल है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं द रिटर्न ऑफ मौला जट से? तलहा, जैसे आपने कहा कि लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं इस मूवी से, तो ये बिल्कुल सही है। ना तो सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अक्रॉस द बॉर्डर भी लोगों की बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस है और जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है तो काफ़ी हाइप क्रिएट हो चुकी है। हाई बजटेड मूवी है और आप अगर कास्ट की बात करें तो हमारे पास फवाद खान है, माहिरा खान है, जो कि बहुत टाइम के बाद ऑन स्क्रीन आ रहे हैं, जिनको उनके ड्रामा जो हम सफ़र था उसके बाद अब लोग बहुत उनका कपल पसंद किया गया ऑन स्क्रीन और अब वो लोग फिल्म में देखे जाएंगे। हमजा अली अब्बासी और फवाद खान की राइवलरी है इसमें, जो कि लोग बहुत पसंद करेंगे। हमजा अली अब्बासी काफ़ी टाइम से टीवी से दूर हैं, तो लोगों को ये भी एक उनके फैंस के लिए गुड न्यूज़ है। देन वी हैव गौहर रशीद, जो कि अपने ड्रामाज में विलन के तौर पे बड़े अच्छे किरदार निभाते आए हैं, तो वो भी हैं इसमें। एंड वी हैव हुमामा मलिक एंड या ऑल ऑफ देम। सो कास्ट बहुत ज़बरदस्त है। हर कैरेक्टर का अपना एक रोल है, एक वॉइस है। ऐसा नहीं है कि कोई कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को सप्रेस कर रहा है या एक हीरो दिखा रहे हैं। तो हाँ, मेरे ख्याल से इस मूवी में हर कोई हीरो दिखेगा और बजट मूवी का बहुत बड़ा है। और आपने सही कहा कि हम हॉलीवुड और बॉलीवुड में ऐसी मूवीज देखते थे जो कि इतनी ग्रैंड होती थी।
जैसे कि हम अभी जैसे हम ग्रोइंग अप वाचिंग इंडियन सिनेमा, हम वहीं की मूवीज से ये एक्सपेक्टेशन रखते थे, पाकिस्तानी मूवीज से हम ये एक्सपेक्टेशंस सॉरी टू से नहीं रखते हैं कि इतनी ग्रैंड होंगी, वीएफएक्स एंड हर कैरेक्टर एक अलग दिखाएगा, सेट डिजाइन इतना अच्छा होगा, तो या एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं इस मूवी से। माहीन, बहुत ही इंटेंस ट्रेलर रिलीज हुआ है द लेजेंड ऑफ मौला जट का, और सुनने में ये भी आ रहा है कि चाइना में इसको 300 स्क्रीन्स मिलेंगी वहाँ पे, और अगर हमने देखा हो तो पड़ोसी मुल्क में बनने वाली फिल्म बाहुबली ने 1800 करोड़ का बिजनेस किया था, क्योंकि उसको भी चाइना में काफ़ी स्क्रीन्स दी गई। तो आपको लग रहा है कि मौला जट, द लेजेंड ऑफ मौला जट एक बहुत बड़ा इनकलाब लेके आएगी फिल्म इंडस्ट्री की, हमारी लॉलीवुड में, क्योंकि ये चाइना से एक बहुत बड़ा एक बिजनेस मिल सकता है इनको? बिल्कुल ऐसा ही है, और बिजनेस के साथ साथ पाकिस्तान में भी इसका बिजनेस बहुत अच्छा होगा। उसकी वजह ये है कि अभी तक हमारे पास जितनी मूवीज बनी हैं वो ज़्यादातर रोम कॉम कॉमेडीज, आप नाम से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, मूवीज़ के नाम ऐसे होते हैं कि आप नाम सुनते ही आपको हंसी आ जाती है, और जो नाम रखते हैं मूवीज़ को उनको शायद ये लगता है कि नाम की वजह से लोग देखने जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी जो प्लॉट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और मौला जट जो पहले पुरानी जो बनी हुई थी, आई थिंक 1979 समथिंग, तो अब की जनरेशन ये वाले मौला जट को देख के काफ़ी रिलेट कर सकती है। तो क्या वो 1979 की गंडासा वाली फीलिंग आएगी इसमें माहीन? गंडासा वाली तो नहीं, आई थिंक फवाद खान वाली आएगी, जो फवाद खान का एक अपना एक है चार्म, और एक माहिरा खान का, क्योंकि इसमें अग्रेशन है इस मूवी के अंदर, आप ट्रेलर से देख सकते हैं, स्टंट्स हैं, रोमांस है, यू नो इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। तो आई थिंक वो गंडासा वाली शायद फीलिंग नहीं आए, लेकिन अभी के हिसाब से अगर हमारे दौर में कोई गंडासा होता तो उससे हम रिलेट कर सकते हैं। लेकिन इसके डायलॉग्स बहुत स्ट्रॉन्ग है माहीन, और आज से 43 इयर्स पहले जो पहली मूवी आई थी, गंडासा कल्चर आया था, नासिरुद्दीन साहब ने ये मूवी लिखी थी, और दोबारा उन्होंने लिखी, और वो खुद कहते हैं कि वो सोच रहे थे कि वो अभी ये मूवी लिखें या ना लिखें। एक वक्त आया कि उन्होंने सोचा कि मैं लिखना छोड़ दूँ, लेकिन फिर उन्होंने लिखी। तो क्या एक्सपेक्टेशंस है? आपको लगे कि हमारी जनरेशन अब बहुत ज़्यादा हाई फाई टेक्नोलॉजी की जो है वो पसंद करती है मूवीज़ को, जहाँ पे हम देखते हैं हॉलीवुड की किस तरह की मूवीज़ हैं, तो फिर वही पुराना कल्चर यहाँ पे आएगा, तो कितनी एक्सेप्टेंस आपको लग रही है कि हमारी ऑडियंस कर पाएगी, या फिर वो फवाद का एक चार्म है जो खींच के लेके जाएगा सिनेमा? आई थिंक पुरानी वाली तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी लोग इसलिए भी रिलेट कर सकेंगे क्योंकि ये एक मॉडर्न तरीके से लोगों को दिखाई जा रही है। अगर इसमें अभी आप फवाद खान को गंडासे के साथ दिखा देते, या हुमायूमा मलिक या माहिरा खान को आप वैसे ही खेतों में डांस करता दिखाते, तो आई डोंट थिंक सो लोग बहुत मजाक उड़ाते और लोग नहीं देखते, वो उल्टा मीम्स बन जाते जो आपको फिल्म रिलीज के नेक्स्ट डे पूरा सोशल मीडिया पर। अच्छा माहीन, यकीनन आई एग्री समवॉट विद योर ओपिनियन, लेकिन जब आपने नोट किया कि वर्दा ने कितना वो जोर दिया फवाद खान के ऊपर, नहीं बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो माहिरा खान को देखने जा रहे होंगे। हाँ। आप किसको देखने जा रही होंगी इस मूवी में माहीन? आई थिंक मैं तो वही फिल्म देखूंगी जो कि जिसका प्लॉट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, जो कि ऐसे लग रहा है आप ये नहीं देखने जाएंगी माहीन, आप देखने तो जाएंगी ना मूवी? मैं तो जरूर देखूंगी, मैं देखने बिल्कुल जाऊंगी। किसकी परफॉर्मेंस को आप लुक फॉरवर्ड करेंगी? हु इज योर फेवरेट इन द कास्ट? आई थिंक ऑल ऑफ देम, आई एम नॉट being politically correct here, but I think all of them, they are thank you so much Mahin, thank you so much Mahin for joining us, giving us your time। यकीनन मूवी की कास्ट इतनी बड़ी है कि हर किसी का कोई ना कोई फेवरेट एक्टर इस मूवी के कास्ट में होगा। अपना ही चार, मैं तलहा, मैं तो मायरा को देखने जाऊंगा। मैं फवाद को देखने जाऊंगा। better than मायरा। फवाद खान। ठीक है, ये बहस जारी रहेगी। अब ये बहस जो है वो हम मूवी देखने के बाद कंटिन्यू रखेंगे, अगर हमें टिकट्स मिल गई, क्योंकि ऑलरेडी मैं सुन रहा हूँ कि टिकट जैसे फरोख्त होना शुरू हो रही हैं, उसके ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट्स हो रही हैं कि 1 तारीख से टिकट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, 9 तारीख को मूवी रिलीज होगी, 13 अक्टूबर को रिलीज होगी, 13 अक्टूबर को रिलीज होगी, तो सोचिए 13 दिन में कितनी टिकटें बिक जाएंगी। खैर हमारे मुल्क में बड़ी अजीब बात बताऊं वर्दा, एक तरफ मुसलसल सिनेमा हाउस फुल हैं, टिकटें बिक रही हैं, रेस्टोरेंट्स पे लाइन लगी हुई है, दूसरी तरफ मुल्क के इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से क्राइम बढ़ रहा है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है। पहले क्या होता था, स्ट्रीट क्राइम बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ होता था, बड़े बड़े लोगों के साथ होता था, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में होता था। अब ये हो रहा है कि वो छोटे रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, छोटे लोगों को लूट रहे हैं। वो एक चाट खा रहा होगा एक बंदा अपनी बीवी के साथ गुलिस्तान जौहर में, उसको जाके लूटने की कोशिश करेंगे और अगर नहीं दिया तो उसे गोली मार देंगे। पहले ऐसे नहीं होता था। अब ये देखा जा रहा है कि क्रिमिनल्स इतने डेस्परेट हो गए हैं कि वो किसी को भी टारगेट करने को तैयार हैं, विदाउट थिंकिंग कि यार इस बंदे को लूटने से क्या असरात होंगे, क्या रेपरकशंस होंगे, बिल्कुल भी नहीं सोचते। ऐसे हमारे एक भाई हैं, सहाफी भी रहे हैं, आजकल यूट्यूबर हैं, तनवीर साहब, बड़े इनकी वीडियो वायरल हुई है, बड़ी देखी जा रही है, और इनके साथ ये हादसा हुआ कि इनके पास आए और इनका सारा इक्विपमेंट लूट के चले गए, which was very unfortunate। और यही डिस्कस करेंगे, तनवीर साहब स्टूडियो में हमारे साथ हैं।
अस्सलाम वालेकुम तनवीर वेलकम साहब। तनवीर। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मुस्कुराते हुए देख के अच्छा लग रहा है। अभी तक आपकी रोती हुई वीडियो हमने इतनी बार देख ली थी, हम दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह आपकी मुश्किलात आसान करे। तालाब बहुत बड़ा एक अमाउंट था, 5 लाख तक का आपको नुकसान हुआ है। जी, वो उस वक्त था जब मैंने खरीदा था। अगर आज तो जब वो चीज़ महंगाई 8-10 लाख की की है। 8 से 10 लाख पे पहुंच चुका होगा। देखिए, बड़ी मेहनत के बाद तकरीबन, क्योंकि मैं समा आप न्यूज़ में काम करता रहा हूँ। आप न्यूज़ आखिरी चैनल था जो लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया। उसके बाद साफ़ी हूँ ना, इसके अलावा काम आता नहीं कैमरे के अलावा। तो शुरुआत की पहले मोबाइल से किया, फिर मोबाइल के बाद गैजेट्स आते रहे, गोप्रो, इसी तरीके से ड्रोन, सारी चीज़ें हम एक एक करके जमा करते रहे। वो 2 साल की मेहनत एक शख्स आपसे आकर ले जाए और आपको पता ना हो कि आपका ज़रिया माश यही, इसी से आप कमाते हो, और अगले दिन वीडियो बनाने के लिए आपके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है। तो वो चीज़ ऐसी थी कि बस उसने मुझे झंझोड़ दिया, क्योंकि मोबाइल 2 महीने पहले मेरा छीना जा चुका है अच्छी मालियत का। लेकिन अब हमारे यहाँ कराची में ये हो गया कि मोबाइल छीना एक बहुत मामूल सी बात बन गई। रिपोर्ट भी नहीं कराते। हाँ, रिपोर्ट नहीं करते, हम एक दूसरे को शायद बताते भी नहीं है। तो वो मोबाइल छीना कोई अफसोस नहीं हुआ मुझे, क्योंकि मैंने कहा ठीक है यार, ये तो उनका सदका था, ये उनका हक है, उन्हीं की चीज़ है। हाँ, वही ले जाए उनके लिए रखा हुआ है, कहते हैं ना, आओ भाई आपके लिए रखा हुआ है। तो बस उसके बाद जब वो आए, तकरीबन 2:20 का टाइम था, वहाँ पर एक खातून थी, और हमारी कोशिश होती है कि हम ज़्यादातर पॉजिटिव चीज़ें दिखाएं। मतलब हम फूड भी दिखाते हैं, मगर जो मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं, एक 60 साल औरत फूड कार्ट चला रही है, उसके शौहर नहीं है, बच्चों को पाल रही है, और घर का खाना बोल रही है कि मैं जैसे अपने लिए बनाती हूँ वैसे ही लेकर आती हूँ। तो एक अच्छी जगह ढूंढने के बाद हम लोगों के पास पहुँचाते हैं। तो वो उनकी कवरेज कर रहे थे, बस कवरेज के दौरान ही ऐसा हुआ कि कुछ 2 मोटरसाइकिलों पर 4, मतलब बाजार हुलिये समय, अभी पूरी कौम की बात नहीं कर रहा, लेकिन अफगानी लग रहे थे, और उन्होंने आकर, एक ने आकर बंदूक तानी मुझ पर और एक से मोबाइल छीना। तो बस मोबाइल छीनने के बाद दूसरा एक और चैनल जो हमारे बाद कवरेज कर रहा था, उनका भी कैमरा था, उनसे भी लूटमारी की। और इसी तरीके से ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा लोग थे, यानी कुछ लोग खा भी रहे थे वहाँ पर, तो इसी तरीके से 7-8 अफराद थे जिनसे वो छीना झपटी कर रहे थे। तो 2-3 मोटरसाइकिलों पर बैठे हुए थे, मगर उनमें से एक का निशाना ऐसे था, यानी एक तो जो हमसे छीन रहा था उसके हाथ में तो गन थी, मगर एक के हाथ में एक और गन थी। वो यूं देख रहा था कि कोई भी तरह से मज़ाहमत करेगा, यानी उसने एम किया हुआ था, टारगेट पे लिया हुआ था, जो भी एक्शन करे मैं गोली मारने के लिए तैयार हूँ। जी बिल्कुल। उसकी नज़र में हमारी एमएस से 50 रुपये की, उसको पता है 50 रुपये की गोली आएगी, कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसको पकड़े जाने का खौफ नहीं है। और होता भी यही है कि देखिए ना, इसी हफ्ते 2 से 3 अफराद मज़ाहमत पे कत्ल हो चुके हैं। आपने गुलिस्तान जौहर की बात की, गुलिस्तान जौहर में ही कत्ल हुआ है शख्स। तो हमने भी सोचा कि मज़ाहमत नहीं करते, मगर जब सारी चीज़ें जाती है ना, इंसान को बड़ा दुख होता है। तला भाई बहुत मुश्किल से बनती हैं ये चीज़ें, ये रिस्क हलाल है ना, और ऊपर से एडिशनल आईजी साहब कहते हैं कि वावेला बहुत करते हैं। तनवीर साहब, यहाँ मुझे प्लीज़, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने आपकी वीडियो में ये भी कहा है कि पुलिस मोबाइल दौरान वारदात वहाँ से गुजरी है, और आप लोगों ने आवाज़ भी लगाई है, लेकिन तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। देखिए, सिर्फ 10 से 15 सेकंड का फ़र्क होगा मुश्किल से ना, यानी वारदात हुई है, वो निकले और पीछे से मोबाइल गुजर रही है, तो सब चीखें, क्योंकि रश हो गया था ना, हम 8-10 लोग तो हम वैसे ही थे, तो हम सारे चीखें। अब या तो उन्होंने सुना नहीं या सुनकर अनसुनी कर दी, या देखा नहीं कितना हजूम क्यों इकट्ठा है। भाई 2 मिनट जहमत कर लें, रुक के देख लें कि क्यों इतना हजूम इकट्ठा है। उन्होंने नहीं रुके। उसके बाद फिर एक होता है कि हमारी ट्रेनिंग होती है कि हम फटाफट फ़ौरन से 15 पे आप रिपोर्ट करते हैं। अच्छा, मुझे ये हमेशा से था कि 15 बड़ा रैपिडली रिस्पॉन्स करता है। 45 मिनट के बाद मोबाइल पहुंची मेरे पास लोकेशन पे, 45 मिनट के बाद मोबाइल पहुंची, और उसने भी आके कहा ये हमारी हदूद नहीं है, जोराबाद थाना नहीं लगता, तो ये लगता है जी यूसुफ प्लाजा पुलिस स्टेशन। तो उनकी मोबाइल ने फिर 15 मिनट लिए, यानी 1 घंटे तक हम वहाँ खड़े रहे। उसके बाद जो मुतालिका थाने आया, फिर कार्रवाई शुरू हुई, और उसके बाद सारा आपको पता है बाकी। अभी क्या स्टेटस है, पुलिस ने कोई कोऑपरेट किया आपके साथ? क्योंकि नॉर्मली किसी को सामान तो वापस मिलने से रहा, अगर हम वीडियो भी शाया कर देंगे तब भी फेस साथ नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन तब भी कोई एक्शन तो उस पर होता नहीं है। तो अभी क्या स्टेटस है? अभी क्या बेटे कुछ आपको कुछ रिस्पॉन्स मिला, बीइंग अ जर्नलिस्ट या बीइंग अ यूट्यूबर, इतना स्टोरी आपके सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है? देखिए, वही बात कि अगर मैं शायद एक आम आदमी होता, व्लॉगर ही होता, साफ़ी नहीं होता, तो शायद ये बात इतना होती भी नहीं। पुलिस वाले मुझे इतनी लिफ्ट भी नहीं कराते, बल्कि मुझे भगा देते। तो प्रेशर था वो कार्रवाई करने की कोशिश करें, बकौल उनके कि वो तसल्लियाँ बहुत दे रहे हैं कि हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं आपको, लेकिन बज़ाहिर हालात देख के लगता नहीं कि मिलेगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा गुजर चुका है। और जिस जगह ये वाक़या हुआ, ये बहुत मेन शाहरा राशिद बिनास रोड है, जहाँ पर हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती हैं। वहाँ पर आप सेफ सिटी के नाम पर कैमरा नहीं है आपके पास वहाँ पर, मतलब दुकानों में जो कैमरे लगे हुए हैं, या जो वहाँ की जो इमाम वर्ग है, वहाँ से पुलिस CCTV निकाल रही है। यानी हुकूमती सतह पर कोई ऐसा मॉनिटरिंग का निज़ाम नहीं था कि जिनको पकड़ने के लिए कोशिश कर सके। यकीनन तनवीर, और मैं आप अपने व्यूअर्स को बताऊं कि
कराची के पुलिस चीफ ने ख़त भी लिखा था वज़ीर आला को और कहा था कि शहर में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गानियों की वजह से सूरत हाल बड़ी संगीन हो गई है, इनको कंट्रोल करना चाहिए, जो गैर कानूनी लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनको निकालना चाहिए। और देखा यही जा रहा है कि फिर एक कैंपेन भी चल रही है कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं वो अपने वीज़ा एक्सटेंड कराने के लिए भी, इस वक्त मैं ऐड देख रहा था टेलीविजन पे, जैसे सिचुएशन बड़ी क्लियर है कि हमारे मुल्क में क्योंकि बॉर्डर कंट्रोल ना होने की वजह से जो गैर कानूनी लोग अंदर आके बैठ गए हैं वो इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। पुलिस चीफ ने वज़ीर आला को खत लिख दिया है, वज़ीर आला मुराद अली शाह मसरूफ हैं, कुछ करने को तैयार नहीं है, इग्नोर कर दिया गया, इग्नोरेंस इज ब्लिस, और अब कराची को अल्लाह के रहम करम पे छोड़ दिया। जिस तरह वज़ीर आज़म कह रहे हैं दुआ मांगो पैसों के लिए, उसी तरह सिंध वालों को भी कहूँगा दुआ मांगो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि यहाँ कोई आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। थैंक यू तनवीर, थैंक यू सो बहुत मच, बहुत शुक्रिया, आप आए दुनिया बोल है पे। और अब वर्दा हमें ले जाएंगी सितारों की दुनिया में। सितारों की दुनिया में ले जाना ज़रूरी है इस वक्त अला, क्योंकि अभी हमने कुछ ही देर पहले देखा कि इसहाक डार साहब ने हल्फ उठा लिया है, तो मैं और मेरे मुआशी सितारे कहाँ जाएंगे? एग्जैक्टली, मैं और हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे कि सब मुआशी सितारे कहाँ जाएंगे, इसहाक डार साहब के खुद के सितारे क्या कहते हैं, क्योंकि आते ही डॉलर सुनने में आ रहा है शायद डर गए, फिलहाल कुछ वक्त के डॉलर कुछ कम हुए। अजीम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम अजीम साहब, कैसे हैं आप? वेलकम टू दुनिया बोल है। जल्दी से बता दीजिए इसहाक डार साहब के सितारे क्या कहते हैं और हमारी मईशत के सितारे क्या कहने वाले हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, आप सब ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी प्रेडिक्शन आज से 4 महीने पहले की ये थी, जब याद होगा आपको, कि अक्टूबर में जाके चीजें कुछ बेहतर होंगी, सितंबर अक्टूबर में कुछ बेहतर होंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सालदार साहब के आने से डॉलर 100 रुपए पे आ जाएगा। और दुआएं अगर दुआएं मांगने से आता है तो हमारी पूरी कौम इस वक्त दुआ कर रही है बेशक, और हर चीज के लिए दुआ करती है, पाकिस्तान टीम की जीत के लिए भी और बाकी चीजों के लिए भी, और दिल से दुआ करती है, खुलूस से दुआ करती है हमारी कौम। लेकिन अगर पीएम साहब ये कहते हैं कि दुआएं करने से डॉलर 100 रुपए पे आ जाएगा, तो हम आज से ही दुआएं शुरू दोबारा कर देते हैं। हम तो कर ही रहे हैं दुआएं। खैर अजीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, यानी कि आपने वाज़ह कर दिया इसहाक डार साहब के आने से मईशत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना डॉलर नीचे आना है, ना मईशत बेहतर होनी है, ना महंगाई कुछ कंट्रोल में आनी है। हाँ, ये देखेंगे कि डील से बेनिफिट किसको होता है। एक प्रेडिक्शन मैं भी कर देता हूँ इसी बात के, जिस तरह इसहाक डार साहब वापस आए बहुत जल्दी नवाज शरीफ भी आ जाएंगे, क्योंकि यकीनन वो भी वज़ीर आज़म के जहाज़ में बैठेंगे, यहाँ पर आएंगे, बोलेंगे वज़ीर आज़म साइड पे, आज मैं वज़ीर आज़म बनूंगा, फिर वो भी अगले दिन हलफ उठा लेंगे और वज़ीर आज़म बन जाएंगे। इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान ऐसे ही नहीं चलता रहे, इस उम्मीद के साथ कि हमारे हुक्मरान होश के नाखून ने, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तानियों को हक मिले, उनका तहफ़्फ़ुज़ मिले, उनकी जान और माल की हिफाजत की जाए, प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। हमें बहुत इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मुलाकात होगी वर्दा। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।